आप नास्तिक हैं, आप धर्म को नहीं मानते। मैं उसे धर्म मानता भी नहीं, वो सांप्रदायिकता है। झूठ बोलना, पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना, इसे ही धर्म मान लिया। लेकिन आपने ऐतराज, ताबीज, फतवा, मुल्ला मौलवी की कट्टरता, उस पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया। इस्लाम धर्म की आप मुझे 5 बुराई बता सकते हैं क्या है? अखिलेश यादव जी भी बहुत अधिकारी को लिए कहते हैं उस 27 में जो हमारी सरकार आएगी तो हम इन अधिकारी को देखेंगे। जो अधिकारी सरकार के इशारे पर बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी तो जांच के दायरे में रहने चाहिए। जब खुलेआम भाटी जी आप अधिकारियों के खिलाफ ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जांच आपकी करेंगे, तो वो तो बीजेपी के पक्ष में खुलेआम काम करेंगे। हर वो कोशिश करेंगे कि आप लोग की सरकार ना आए। 2027 के चुनाव में गुर्जर समाज किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है? 80-90% गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जरों को सम्मानित नहीं किया, अपमानित किया। पहली ऐसी 2 सरकार जिसमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। गुर्जर जो मिहिर भोजी थे वो गुर्जर थे या राजपूत थे? तब में लिखा हुआ गुर्जर प्रत्यार सम्राट मीर भोज। राजपूतों की तो कहीं मीर भोज के नाम पर कोई संस्था है नहीं। अखिलेश जी ने उस रैली में बड़ा गर्मा गर्मी में एक बयान दे दिया था कि जो रिवर फ्रंट है लखनऊ का, वहाँ सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगेगी। तो उसमें गुर्जर ही लिखा जाएगा या राजपूत लिखा जाएगा? तो ऐसा तो नहीं गुर्जर समाज को फंसा रहे हैं आप लोग कि भाई हम आपको सम्मान दे रहे हैं? और देखिए कि जब तलवार से बंदूक से शासन चलता था तो गुर्जरों ने राज किया। अभी गुर्जर वो पुराने हथियार को छोड़ के नया हथियार चलाना नहीं सीखा। भाटी जी आप क्यों गुर्जर समाज के खिलाफ एजेंडा चला रहे हो? बताओ, अपने सड़कों पे लाओगे, योगी जी की पुलिस झंडा मारेगी, कभी उनके ऊपर हो जाएंगे। आईपैक है, उससे अखिलेश जी ने नाता क्यों तोड़ दिया? ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल से पैसा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आ रहा था आईपैक को, और एजेंसियों के रडार पे समाजवादी पार्टी ना आ जाए, इसलिए आईपैक से नाता तोड़ दिया आप लोगों ने। वो उसमें उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी तो है, थोड़ी बहुत नहीं सुधरी? नहीं, कतई नहीं सुधरी। दंगे तो राजकुमार जी आपकी सरकार में ज़्यादा हुए। मुजफ्फरनगर दंगा, सहारनपुर दंगा, शाहजहाँपुर, बरेली। योगी सरकार में आप मुझे एक दंगा बता दीजिए। नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि चुनाव अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन मोर्चेबंदी अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि बंगाल का जिस तरह से रिजल्ट आया है उसके बाद उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा दोनों ही खेमों में बहुत सारी बेचैनी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और उनका बुलडोजर मॉडल, दूसरी तरफ खुद अखिलेश यादव हैं और उनका पीडीए मॉडल। तो दोस्तों, आज हम समाजवादी पार्टी के खेमे से बात करेंगे, और आज जो मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं, अक्सर आप उनको टीवी डिबेट्स में विपक्षी नेताओं को, या साफ कहूं तो भाजपा नेताओं को ललकारते हुए, सीना ठोकते हुए वो नज़र आते हैं। इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लाठियाँ खाई, बहुत सारे मुकदमे इनके नाम हुए। इसके अलावा इन्होंने जो दादरी का मिहिर भोज कॉलेज है वहाँ से इन्होंने प्रोफेसरी की, और सबसे बड़ी खूबी इनकी ये है कि ये खुद को नास्तिक कहते हैं, अंधविश्वास को ललकारते हैं, बाबाओं को ढोंगी कहते हैं, और कैमरे पर खुलेआम ब्राह्मणवाद को नकारते हैं। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए आप राजकुमार भाटी जी का। बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। जी धन्यवाद अनुराग जी। तो राजकुमार जी, थोड़ा सा पहले मूड ठीक कर लेते हैं। आपने कहा था कि कैमरे पे आने से पहले मूड का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब से मैं उत्तर प्रदेश को लेके हम लोग बड़ा सेंसिटिव रहते हैं, जिस तरह से 2024 में आप लोगों ने एक करिश्मा करके दिखाया, डबल इंजन की सरकार को सीधी चुनौती दी, और अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। और आपके सहारे जो कांग्रेस की बैसाखी थी वो भी थोड़ी ठीक हुई, और कांग्रेस ने भी अच्छी खासी सीटें जीत ली। स्मृति ईरानी तक को राहुल गांधी ने हरा दिया, जो बड़ा नामुमकिन सा लग रहा था। उसके बाद लग रहा था कि यूपी का जो 2027 का चुनाव है बड़ा ही रोचक होने वाला है। लेकिन जैसे ही बंगाल का रिजल्ट आया, लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं, यहाँ तक कि जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई बंगाल जीतने का मतलब है लाहौर जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उत्तर प्रदेश उनके लिए क्या है।
तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बंगाल में भाजपा ने विक्ट्री हासिल की है, तो उत्तर प्रदेश तो उनकी होम पिच है, यहाँ धर्म का तड़का सबसे ज़्यादा लगता है, तो कितना आसान होगा भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश? देखिए, एक तो ये तथ्य हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बंगाल जीता नहीं गया, बंगाल लूटा गया है। बंगाल में जिस तरह से सरासर धांधली हुई है, सबकी आंखों के देखते हुए पूरा देश देख रहा था कि जब चुनाव सिर पे हो तब SIR का क्या मतलब है, और विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि चुनाव आयोग वही बोलता है, वही सोचता है, वही करता है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो SIR में धांधली की 90 लाख वोट काटे गए और 27 लाख ऐसे वोटर को वोट डालने से वंचित कर दिया गया जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे। उन्हें डाउटफुल वोटर कह के उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई ममता बनर्जी, दूसरे लोग भी गए। सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया कि नहीं, इस बार नहीं तो अगले चुनाव में वोट डाल लेंगे। भारतीय संविधान, भारतीय चुनाव आयोग की आचार संहिता, लोकतंत्र और परंपराएं सब ये कहती हैं कि देश के हर बालिग वोटर को वोट डालने का अधिकार है और वो अधिकार मिलना चाहिए। किसी को अधिकार से वंचित करना संविधान का गला घोंटना है। आप 27 लाख वोटर को वोट नहीं डालने दे रहे, जो बालिग भी हैं वोटर लिस्ट में, जिनके नाम भी हैं, जो सबूत भी पेश कर रहे हैं, जिन्होंने फार्म भी भरे हैं SIR के। पहली बात, 5 लाख वोटर फाइनल लिस्ट के बाद अचानक बना दिए गए, कहाँ से बन गए किसी को पता नहीं है। वो जो वोटर लिस्ट बूथ में आई उनमें 5 लाख वोटर बढ़े हुए थे जो फाइनल सूची में नहीं थे। 27 और 5 32, और भारतीय जनता पार्टी और TMC के बीच में 32 लाख का ही अंतर है पश्चिम बंगाल में। तो क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि 32 लाख वोट की धांधली की गई है और 32 लाख वोट से ही बीजेपी जीती है? फिर जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बलों का दुरुपयोग किया गया, जिस तरह से पर्यवेक्षकों का दुरुपयोग किया गया, बीजेपी शासित राज्यों से जो बदनाम और आरोपी IAS IPS थे वो पर्यवेक्षक बना के भेजे गए, और पर्यवेक्षक का काम जो नहीं है वो काम वो कर रहे थे। वो विपक्ष के पार्टी के प्रत्याशी के घर पर जाके धमकी दे रहे थे। चुनाव आयोग मौन साधे बैठा था। मतगणना में धांधली हुई, तो पश्चिम बंगाल का चुनाव तो लूटा गया है, पहली बात। दूसरे, आपने अनुराग जी जो शुरू में शब्द प्रयोग किए उन्हीं से मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि योगी जी का बुलडोजर मॉडल और अखिलेश जी का PDA मॉडल, अगर इन दोनों बातों पर हम समीक्षा करें तो बुलडोजर मॉडल संविधान का मखौल है। बुलडोजर मॉडल कानून के राज का मखौल है। ये ऑपरेशन लंगड़ा और बुलडोजर ये तानाशाही के प्रतीक हैं, कानून हाथ में लेने के प्रतीक हैं। यानी कि आप न्यायालयों को सुपरसीड करके आप खुद सजा देने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से बुलडोजर जहाँ भी चले हैं वो विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर या वर्ग विशेष के लोगों के ऊपर चले हैं, वो चिन्हित कर करके चले हैं, वो भी एक न्यायपूर्ण तरीके से नहीं चले हैं। चलिए भाटी जी, तो अगर ये मॉडल दोनों सही हैं तो PDA मॉडल सामाजिक न्याय का मॉडल है जो संविधान हमारा कहता है, तो फिर PDA मॉडल ही जीतना चाहिए। बुलडोजर मॉडल की इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए भाटी जी, एक मैं बात आपकी मान लेता हूँ कि बहुत सारे समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पर जानबूझकर बुलडोजर चलाया गया हो, इस बात को मैं अलग रखता हूँ। लेकिन भाटी जी, बहुत सारे अपराधियों को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ जिन्होंने वाकई ज़्यादती की, जनता के साथ उन्होंने क्राइम किया और पिछली सरकारों में वो फलीभूत हुए। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ी, इकोनॉमिक उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया, लाभ लिया। तो ऐसे बदमाशों के घर पर अगर बुलडोज़र चल जाता है, जनता खुश हो जाती है, तो उसमें समाजवादी पार्टी को ऐतराज़ किया। मैं एक बात मानता हूँ, बिल्कुल 80% मान लीजिए बुलडोजर मॉडल गलत है, लेकिन 20% तो सही होगा। 20% तो बुलडोजर सही जगह जा रहा होगा, और उसी 20% से भाटी जी परसेप्शन बनता है। नहीं, सवाल परसेप्शन बनाने का नहीं है। सवाल ये है कि हमारे पास एक पूरी न्यायिक व्यवस्था है। हम ऐसा थोड़ी है कि आज देश बने हैं, हम दुनिया के प्राचीनतम देशों में से एक हैं, और देश को आज़ाद हुए भी हमें 79 साल हो गए हैं। देश का संविधान लागू हुए भी 76 वर्ष हो चुके हैं। तो 76 वर्ष के से हमारे पास एक व्यवस्था है पूरी, जो स्पष्ट करती है कि किस तरह शासन चलेगा। हमारे पास दंड देने के प्रावधान भी हैं, न्यायिक व्यवस्था भी है, जिसे पहले IPC कहा जाता था, BNS कहा जाने लगा है। तो उसमें तमाम प्रावधान है नहीं कि किस अपराध की क्या सज़ा होगी और क्या प्रक्रिया होगी।
दंड प्रक्रिया संहिता भी है नहीं, उसका उल्लंघन करके कोई कार्य करना वो गैर संवैधानिक और गैर न्यायिक है। अपराध किसे कहते हैं? अपराध उसे कहते हैं जो कानून से बाहर जाके गतिविधि की जाए, ठीक है नहीं जी। तो भाटी जी अपराध अपराधी करते हैं तो गलत है, और सरकार करने लगे तो वो भी तो गलत है। अब भाटी जी देखिए, मैं बुलडोजर अच्छा, दूसरी बात आपने जो कही कि अपराधी कुछ इस तरह के होते हैं, मैं मानता हूँ जो खुखार अपराधी हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुष्कृत करते हैं, मतलब निम्न स्तर के अपराध करते हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ना हम उनके प्रति कोई सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, हम तो जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर दुरुपयोग होगा नहीं तो फिर न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर बदले की कार्रवाई होगी। अच्छा भाटी जी देखिए, मैं बुलडोजर मॉडल का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, और आप भी देखिए प्रोफेसर है, टेक्निकल बात को आप मानेंगे, पत्रकारिता से अलग, नेतागिरी से अलग, जो टेक्निकल चीज़ें उसको आप मानेंगे। देखिए मैंने भी कई बुलडोजर की घटनाओं को बड़े ध्यान से देखा। एक तो लोगों में ये परसेप्शन है कि किसी भी तरह की घटना होने पर या किसी भी व्यक्ति का किसी अपराध में नाम आने पर बुलडोजर पुलिस लेके चली जाती है, लेकिन पुलिस लेकर नहीं जाती। ये बात सही है कि जब कोई घटना हो जाती है या कोई बड़ा अपराधी अपराध कर देता है तो वहाँ का नगर निगम या वहाँ का जो प्राधिकरण है वो खुद एक्टिवेट हो जाता है कि भाई इस आदमी की प्रॉपर्टी या फैक्ट्री जो है अवैध तो नहीं बनी गई है, तो वो उस अवैध प्रॉपर्टी को वो देखने की बिना नक्शा पास है, तब वो एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि उनको एक्टिव पहले होना चाहिए, लेकिन एक्टिव वो जब भी किसी क्राइम में या पॉलिटिकल व्यक्ति का से भी कोई द्वेष की भावना होती है तब वो उसमें शामिल हो जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया सही है, शायद यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया बुलडोजर के भाई उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से योगी के अधिकारी सही हैं। देखिए, मैं और आप दोनों गाड़ी से जा रहे हैं, मैं प्रशासन के पक्ष में हूँ, आप प्रशासन के विरोध में लिखते हैं, ठीक है नहीं। अब आगे आरटीओ मेरी गाड़ी को तो जाने दे और आपकी गाड़ी को रोक कर उसका चालान कर दे, तो ये अन्याय तो है, ये उचित तो नहीं है। लेकिन आरटीओ तो ये तर्क देगा कि मैंने इनके कागज चेक किए थे, इनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, इनके पास इंश्योरेंस नहीं था, मेरी क्या गलती, इनकी लाइट टूटी हुई थी। आप तो अपनी जगह कहेंगे कि उनकी गाड़ी तो इन्होंने निकल जाने दी। तो हम सजा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, सजा जब चिन्हित करके दी जाती है। मतलब जैसे चले तो सबके घर चले। अयोध्या का मामला ले लीजिए, मोहिद खान समाजवादी पार्टी का नेता था, मोहिद खान के ड्राइवर राजू खान के किसी लड़की से संबंध थे, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, घर वाले नाराज हुए और वो जाके थाने में मुकदमा लिखाने चले गए। उन्होंने राजू खान का नाम लिखवाया था एफआईआर में, कोतवाल ने उनकी एफआईआर फाड़ के, जैसे ही बीजेपी के नेताओं को पता चला कि मोहिद खान के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा लिखाया जा रहा है, बीजेपी के नेता थाने में पहुंच गए, बोले मोहिद खान को भी लपेटो इसमें। बाद में से क्लीन चिट मिली। कोतवाल ने उनकी एप्लीकेशन फाड़ी और उनसे कहा दूसरी एप्लीकेशन लिखो, इसमें मोहिद खान का नाम भी शामिल करो, और उस मोहिद खान की बेकरी गिरा दी गई, उसकी मार्केट गिरा दी गई, और अब वो मोहिद खान 18 महीने बाद कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ है। वो 14 या 16 महीने जेल में रहा, और रेप की पुष्टि भी नहीं हुई इसमें। ये हम इस तरह के मामले जो सरकार कर रही है बदले की भावना से या विपक्षी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए, अब आजम खान के खिलाफ किस किस तरह के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, 90-92 मुकदमे 1 महीने के अंदर दर्ज करा देना, और उनमें भी क्या है, घास चोरी का मुकदमा है, पायल चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, शराब की दुकान लूटने का मुकदमा है। अगर आजम खान ने और उनकी पत्नी ने, जो कि कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जो आजम खान सांसद रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, और उनकी पत्नी प्रोफेसर हैं, वो राज्यसभा सदस्य रही हैं, उन दोनों ने शराब की दुकान लूटी, ये मुकदमा है उनके ऊपर। लेकिन जो फर्जी मुकदमे वो खत्म भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है तो दर्ज होना ही अपने आप में एक बहुत, लेकिन जो असली मुकदमे की बात है, जैसे जो फर्जी पैन कार्ड का मामला है उसको आप लोग कोर्ट में जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो दूसरा वो उसमें अगर कोई फोर्जरी है और ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, लोग अक्सर एक जगह डेट ऑफ बर्थ एक लिखवा देते हैं, दूसरी जगह दूसरी लिखवा देते हैं, कई बार नाम चेंज हो जाते हैं, तो ये इतना बड़ा अपराध तो है नहीं, इसमें कोई आर्थिक लाभ तो उठाया नहीं गया, इसमें किसी के साथ बेईमानी तो की नहीं गई है। कागज में अगर डॉक्यूमेंट में फ़र्क है और फिर उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उस पर हम कोई ऐतराज़ ही नहीं कर रहे। लेकिन जो इस तरह के मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सबको पता है कि फर्जी मुकदमे हैं। आपने बंगाल में पर्यवेक्षक का जिक्र किया, उस आईपीएस अधिकारी का नाम है अजय पाल शर्मा। मुझे अच्छी तरह से याद है, समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने उनको पोस्टिंग दी। गाजियाबाद में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो एसपी सिटी थे शायद,
आपकी सरकार में पोस्टिंग मिली थी उनको? नहीं, वो बागपत के एसपी रहे थे, लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार थी। और उसके अच्छा। बाद वो गौतम बुद्ध नगर के भी एसएसपी रहे, गौतम बुद्ध नगर में। वो सब भाजपा सरकार में रहे थे। और यहाँ होते हुए ही, और वो अलग विषय है कि चलो किसी भी सरकार में रहे हों, लेकिन वो जो यहाँ रहते हुए, गौतम बुद्ध नगर में रहते हुए, एक दूसरे आईपीएस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ये भी शायद आपकी जानकारी में होगा। फिर एक महिला ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, और उनकी तो कुछ चीज़ें मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी पता है। उन्होंने यहाँ एसएसपी रहते हुए नोएडा में एक बहुत सम्मानित व्यक्ति, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि वो खबर बाहर नहीं आई तो उनका थोड़ी अवमानना होगी अगर नाम लूँगा तो, लेकिन अत्यंत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, समाज सेवी हैं, और जिनका बड़ा सम्मान है नोएडा गेट नोएडा में। उस व्यक्ति को उन्होंने अपने कोठी में पकड़वा के पुलिस से ला के और पिटाई की और धरती में लिटाया और उनकी वीडियो बनाई और बहुत अपमानित किया फर्जी शिकायत पे। और बाद में वो जिसने शिकायत की थी उसने ही अजयपाल शर्मा के खिलाफ शिकायत की। अच्छा, तो ये विवादास्पद अधिकारी रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा किया था, इतने सम्मानित व्यक्ति है, तो उन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? उन्होंने, हमने कहा था, कहानी बताया जाएगा ना, हमने ये बात उनसे कही जो थी। चीज मेरे वो व्यक्तिगत परिचित भी हैं। ओके। मैंने उनसे कहा था कि इसकी शिकायत करते हैं, और मैंने ये भी कहा था इस पर धरना प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा यार समाज में बदनामी होगी, मेरी बेइज्जती होगी, सबको पता लगेगी, अभी तक तो किसी को पता नहीं है। तो इस बात से डर गए, उन्होंने कोई शिकायत की नहीं। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि ऐसी घटना हुई थी। बल्कि जिस दिन उन्हें लाया गया कोठी पे, इनकी अपनी कोठी पे बुला लिया। कोठी पे क्यों बुलाया गया कप्तान? हम रात को 2 बजे तक इनकी कोठी के बाहर खड़े रहे उन्हें छुड़वाने के लिए, और हम रात को 2 बजे उन्हें लेके गए थे। 2 बजे तक उनकी बेइज्जती की वहाँ अंदर। जब उन्होंने बाहर निकल के हमें बताया रोते हुए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, तो हमें तो बहुत गुस्सा आया। तो उसकी वजह क्या थी भाटी जी? कोई बेवजह तो किसी को नहीं बुलाएगा अगर मान लीजिए कोई ऐसे इस तरह से कर रहा है। अगर आप ज़्यादा गहराई में जाकर पूछना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। एक महिला जो आपके पेशे से भी जुड़ी हुई थी, पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी, उस महिला का पारिवारिक विवाद चल रहा था। उस महिला ने इनसे दोस्ती बनाई, कप्तान साहब से। इनकी कोठी में आना जाना हुआ, रात रात को आती थी, और उन्होंने कहा ये आदमी मेरे मुकदमे में दबाव बना रहा। तो केवल उसके कहने पे उस सम्मानित आदमी को बुला के अपमानित किया। और फिर बाद में उसी महिला ने शिकायत की। उसने अपनी चैट, व्हाट्सएप की चैट, वो प्रिंट निकलवा के वो साथ में लगा के डीजीपी को शिकायत की उसी महिला ने कि अजयपाल शर्मा मुझे अपने कोठी पे बुलाता है और मुझको रात रात को ये इस तरह के मैसेज भेजता है, अश्लील मैसेज। और ये शिकायत हुई, इसकी जांच हुई, और शिकायत में क्लीन चिट मिली अजयपाल वो शर्मा मुझे को। पता नहीं बाद में क्या हुआ था, लेकिन मुझे यहाँ तक की स्टोरी पता है। सरकार ने उसको पोस्टिंग तक नहीं दी। मेरे कहने का मतलब भाटी जी यही है कि आप लोग एक तरफ तो प्रिय बताते हो आईपीएस अजयपाल शर्मा को सरकार का, सरकार ने उसको 2 साल तक बिल्कुल दंड वाली भूमिका में रखा, और जब क्लीन चिट इसको मिल गई तो फिर उसको पोस्टिंग देनी शुरू की। नहीं, देखिए अनुराग जी, अगर आप इसकी तह तक पहुँचना चाहते हैं, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ों में डरता नहीं हूँ कहने में। इनकी शिकायत हुई थी, दूसरे आईपीएस ने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया था, इनकी जांच बैठी थी, इन्हें पद से हटा दिया गया था, बिना पोस्टिंग के रखा गया था। जो रामपुर में एसपी और डीएम थे, उनसे कहा गया, सरकार ने कहा कि आजम खान के खिलाफ मुकदमे लिखाइए, इन्हें फंसाओ। वो दोनों ने मना कर दिया। डीएम ने भी मना कर दिया, एसएसपी ने भी मना कर दिया कि हम ये फर्जी काम नहीं करेंगे। तो उन दोनों को हटा के एसएसपी तो इन्हें लगाया गया। ठीक है। और एक डीएम भी ऐसे लेके आए गए। उस डीएम की जिस दिन प्रॉपर्टी की जांच हो जाएगी, उनके सारे घोटाले खुल जाएंगे। वो डीएम रहे वहाँ, फिर वो उसी जगह पे कमिश्नर रहे, जबकि ये नियमावली के विरुद्ध है। डीएम को जब प्रमोशन होता है, कमिश्नर बनता है, तो वो चेंज कर दी जाती है कमिश्नरी, दूसरी कमिश्नरी में भेज दिया जाता है। जिस कमिश्नरी में वो डीएम थे उसी में कमिश्नर बना के रखे गए। ठीक है नहीं? उन दोनों ने सरकार के कहने पे, जब कोई आईपीएस तैयार नहीं हो रहा था, तो अजयपाल शर्मा को इस शर्त पे ही वहाँ पोस्टिंग दी गई कि तुम्हें इनका इलाज करना पड़ेगा। अच्छा। तो इन्होंने अंधाधुंध आजम खान के खिलाफ अर्जी फर्जी मुकदमे दर्ज किए। जो ज़मीन के मुकदमे हैं उनके खिलाफ, जो ज़मीन 14-15 साल पहले जिस पे मकान बन चुके थे, जो सब कुछ हो चुका, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, उस ज़मीन के 2 दिन के अंदर
लगातार एक एक घंटे के अंतर में, 1 घंटे पहले एक FIR दर्ज हो रही है, फिर 1 घंटे बाद दूसरी FIR दर्ज हो रही है, बल्कि 5-5 मिनट के अंतर से भी FIR दर्ज हैं और अलग अलग थानों में दर्ज हैं। उस अगर पूरी घटना की ठीक से समीक्षा की जाए, आजम खान के खिलाफ जिस तरह मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो सब समझ में आ जाता है कि इसमें फर्जीवाड़ा है और ये एक नेता को प्रताड़ित करने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो इस तरह की कार्रवाई कराने के लिए इन्हें वहाँ पोस्टिंग दी गई। और पश्चिम बंगाल में भी उनका इसलिए इस्तेमाल किया गया कि वहाँ पे वोटर्स को प्रभावित करें जाए। नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ जो इन्होंने कार्रवाई की, जो वीडियो डाली, पहली बात तो देखिए, पर्यवेक्षक की एक आचार संहिता होती है कि पर्यवेक्षक आंख और कान खुला रखेगा, मुंह बंद रखेगा। उसे कुछ करना नहीं होता, उसे केवल रिपोर्ट देनी होती है। उसे केवल चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजनी होती है कि ये यहाँ ये अनियमितता हो रही है, ये शिकायत मिली है, ये की है। वो जाके जिस तरह से एक प्रत्याशी के, TMC के प्रत्याशी के घर पर जाकर धमकी दे रहे थे और जिस भाषा में दे रहे थे, वो पर्यवेक्षक का काम है ही नहीं। दूसरी बात, उसको वीडियो क्यों बनवा रहे थे, फिर वो वीडियो वायरल क्यों करी जा रही थी? तो क्या फिल्म की शूटिंग चल रही है? वो वीडियो तो वो कह रहे हैं कि आम आदमी लोग बना रहे दूसरे हैं। अधिकारी हैं, अनुज चौधरी, तो वो वहाँ जो है क्या कर रहे थे, हनुमान की गदा लेके जुलूस के आगे आगे पट्टा डाल के, ये मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ तो मैंने पार्टी का पट्टा डाल रखा है। पुलिस अधिकारी क्यों पट्टा डालेगा? केसरिया पट्टा डाल के हनुमान जी गदा लेके जुलूस के आगे आगे चल रहे थे और कह रहे थे कि जो जिसे होली के रंग से दिक्कत हो वो तिरपाल पहन के बाहर निकले, या जिस अंग पे रंग पड़ जाए उसे अंग को कटवा दे। तो ये क्या पुलिस अधिकारियों की भाषा होती है? तो इस तरह के अधिकारियों को प्रमोट करना, विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, विपक्ष को डराने धमकाने के लिए, तो जो अजयपाल शर्मा जी को किस नियत से भेजा गया या क्या उद्देश्य था, वो उसमें मैं, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो उनका एक्ट था वो उचित नहीं था। लेकिन जो जहांगीर खान वहाँ के प्रत्याशी थे TMC के, जिस तरह से उन्होंने IPS अधिकारी को कहा कि हमारी जब सरकार बनेगी तो इतने मुकदमे आपके ऊपर करेंगे, झेल नहीं पाओगे और उत्तर प्रदेश से जंजीर से बांधकर आपको लेकर आएंगे, गलत तो है। जहांगीर खान का ये वक्तव्य सही था? नहीं, उससे पहले दिया था या बाद में दिया था? उसके बाद में। तो बाद में तो उसने रिएक्शन में दिया नहीं, जब उनके घर जाके अधिकारी उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके रिश्तेदारों को धमका रहा है। आपने एक, मुझे बहुत पुरानी फिल्म थी शत्रुघ्न सिन्हा की, फिल्म का नाम याद नहीं मुझे, लेकिन उसमें एक डायलॉग था शत्रुघ्न सिन्हा का कि कह देना छेनू आया था। उसी स्टाइल में जो अजयपाल शर्मा कह रहे हैं, बता देना कि मैं आया था और बाद में पछताना पड़ेगा। तो कोई भी जाएगा तो फिर रिएक्ट तो आदमी करेगा। यद्यपि मैं जहांगीर खान की भाषा का भी मैं समर्थन नहीं करता। भाई, जिस आदमी ने वर्दी पहन रखी है वो देश की प्रॉपर्टी है, देश का अधिकारी है, चाहे वो गलत कर रहा हो तो उसकी शिकायत करो आप। उसके लिए ऐसी भाषा हमें भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी भी बहुत अधिकारी को लिए कहते हैं, उसमें अजयपाल शर्मा भी हैं, उसमें अवनीश अवस्थी भी हैं और बहुत सारे अधिकारी हैं, कहते हैं कि 2027 में जो हमारी सरकार आएगी तो हम इन अधिकारी को देखेंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी के ऊपर एक ऐसा आरोप चस्पा कर दिया अधिकारियों ने बीजेपी के इशारे पर, जो बहुत ही उनकी छवि में बट्टा लगाता है कि टोटी चोर। सोचने की बात यह है कि टोटी की कीमत क्या होती है। जो व्यक्ति 5 साल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने लगभग 20 लाख करोड़ का बजट खर्च किया हो, जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों, रक्षा मंत्री रहे हों, वो 200 रुपये की टोटी चुराएगा कोठी में से? कोई तुक लगती है? वो अधिकारियों ने किया। अधिकारियों ने मीडिया को बुला के, बीजेपी समर्थित जो मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, ये स्टोरी चलवाई कि अखिलेश जी टोटी उखाड़ ले गए। जबकि दूसरे पत्रकारों ने, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, पूरी कोठी के फोटो छापे थे कि कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं है। ठीक है नहीं? अखिलेश जी टेनिस खेलते हैं, उन्होंने टेनिस कोर्ट बनवाया हुआ था, उन्हें शौक है, वो उन्होंने पर्सनल अपना मंगाया था। उसके जो लगे हुए थे पोल वगैरह, वो उन्हें हटवा के ले गए थे, उससे थोड़ा बहुत फर्श वर्श डैमेज हो गया था। तो उसे कह के ये दिखाया गया, उनके फ़ोटो खींच के कि देखो तोड़-फोड़ कर दी सारे में, और ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसे अधिकारियों की क्या जांच नहीं की जाएगी, जो अधिकारी सरकार के इशारे पे बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या एक शानदार नेता का चरित्र हनन कर रहे हैं, उन्हें आरोपित कर रहे हैं?
तो ऐसे अधिकारी तो जांच के दायरे में रहने चाहिए, ये अधिकारियों का काम थोड़ी है। तो आप उनके खिलाफ जांच करेंगे और नहीं, जो भी बिल्कुल मैं तो इस समर्थन में हूँ कि होनी चाहिए। आजम खान के खिलाफ जो मुकदमे हुए उनके भी लिए भी आयोग बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में आयोग बने, ताकि कोई पक्षपात का आरोप भी न लगा सके। निष्पक्ष आयोग बने, निष्पक्ष जांच करे, ये जांच करे कि ये मुकदमे कैसे कैसे दर्ज किए गए और क्यों दर्ज किए गए। फर्जी मुकदमे, इतने दिन जेल में रहना पड़ा आदमी को। तो जब खुलेआम भाटी जी आप अधिकारियों के खिलाफ ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जांच आपकी करेंगे, तो वो तो बीजेपी के पक्ष में खुलेआम काम करेंगे, हर वो कोशिश करेंगे कि आप लोग की सरकार ना आए। हम उन्हीं के लिए कह रहे हैं जो बीजेपी के लिए अवैधानिक काम कर रहे हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अनाधिकार काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं योगी सरकार में जो आप लोगों के टच में हैं? नहीं, योगी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, आईएएस और आईपीएस में बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। और देखिए, पुलिस के बारे में अनुराग जी मैं बता दूं, मेरी व्यक्तिगत राय बहुत अच्छी है। मैं, जैसा आपने शुरू में भी भूमिका में कहा और आप मेरे बारे में व्यक्तिगत जानते हैं कि मैंने संघर्ष की राजनीति की है, मैंने देहात की राजनीति की है, किसानों की, मजदूरों की राजनीति की है। मैंने पुलिस के द्वारा इतने लोगों की मदद करवाई है। तो मैंने 302 में एक लड़के का फर्जी नाम आ गया था, मैंने बिना 1 रुपया खर्च होने दिए उसका नाम निकलवाया 302 के मुकदमे से। तो ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्टर ने 1 रुपया नहीं लिया मुझसे। मैंने कहा यार मैं रिश्वत लेता देता नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को रिश्वत दिलवाई नहीं। तो उसने कहा भाटी जी छोड़ो, आप जब ऐसी बात कह रहे हो तो हम 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन ये लड़का निर्दोष है, मैंने जांच कर ली है, मैं इसका नाम निकाल दूंगा। तो पुलिस में अच्छे लोग बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, और प्रशासन में भी निष्पक्ष अधिकारी बहुत हैं। ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए, सरकार की चमचागिरी करने के लिए कानून और संविधान को ताक पर रख देते हैं। तो ऐसे अधिकारी तो नौकरी में रहने लायक ही नहीं है कायदे में। तो नौकरी भारत सरकार की करनी है, आपको पार्टी की नहीं करनी है, चाहे पार्टी सत्ता में समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। जो अधिकारी व्यक्तिगत चापलूसी के लिए या पार्टी की वाहवाही पाने के लिए गलत काम करते हैं, उन्हें नौकरी में रहने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा भाटी जी, अब हम बात करते हैं गुर्जर समाज की। देखिए, लोग कहते हैं कि गुर्जर समाज का उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार रही है उनके साथ बड़ा एक अच्छा एक पॉजिटिव ये रहा है कि जब जब गुर्जर समाज चाहे मायावती के साथ जुड़ा तो मायावती जी की सरकार बनी, भाजपा के साथ जुड़ा तो भाजपा की सरकार बनी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब जयंत और आप लोग का गठजोड़ टूट चुका है, तो ऐसे में अखिलेश यादव जी और आप कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गुर्जर समाज की जो प्रभावित सीटें हैं वहाँ पर आप एक ऐसा गठजोड़ तैयार कर लें जिससे पश्चिम में एक नया गठबंधन खड़ा हो सके। गुर्जरों को साधने की आप कोशिश कर रहे हैं, गुर्जर समाज के बड़े आप नेता हैं। जो आपने एक रैली की अभी दादरी में, बड़ी ऐतिहासिक रैली थी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की निगाहें उस पर थी और डिस्टर्ब भी वो हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में गुर्जर समाज किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है? देखिए, पश्चिम में जो आगरा से लेकर सहारनपुर तक और इधर बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद और बुलंदशहर, ये ज़िले जो हैं इधर के पश्चिम के, इनमें 3 बड़े सामाजिक वर्ग हैं, गुर्जर, जाट और मुस्लिम। इनमें से 2 वर्ग जिधर हो जाएंगे उधर पलड़ा भारी हो जाता है। बाकी और समाज भी हैं, अन्य समाज का भी महत्वपूर्ण रोल है, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो भी फिर इनके साथ ही जुड़ जाते हैं। तो इस बार मेरा प्रयास, मैंने व्यक्तिगत तौर पे जुलाई में शुरू किया, जुलाई 25 में अभियान शुरू किया। मैंने सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में एक सर्वे कराया कि गुर्जर समाज के वोट किस किस विधानसभा में। ये काम किसी ने पहले किया नहीं। आमतौर पे माना जाता था, बोलचाल में कहते थे 40-45 सीटों पे गुर्जर वोट है, लेकिन मैं खुद अचंभित रह गया और जिसने भी देखी रिपोर्ट वो सब अचंभित हैं कि 142 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर वोट है। इनमें से लगभग 20 विधानसभा तो ऐसी हैं जिनमें 1000, 2,000, 3,000 वोट है। ठीक है। लेकिन 100 के करीब विधानसभा ऐसी हैं जिनमें 10,000 से ऊपर वोट है, और लगभग 40 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें 25,000 से ऊपर वोट है, और 10-12 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जैसे दादरी में 2 लाख वोट है, लौनी में 1.25 लाख वोट है, हस्तिनापुर में 1 लाख से ऊपर वोट है, नकुड़ में 1 लाख से ऊपर वोट है।
तो ऐसी विधानसभा हैं जिनमें 1 लाख से ऊपर वोट हैं, लगभग 14-15। तो ये सर्वे कराने के बाद फिर मैंने गुर्जर समाज में चौपालें आयोजित की और अन्य समाजों में भी की साथ साथ, और ये दादरी में 29 मार्च को एक रैली की। तो इसमें जिस तरह से गुर्जर समाज बहुत जोश के साथ और एकजुटता के साथ, क्योंकि हम मुद्दे समझाते हुए आए उन्हें, मैंने लगभग 150 चौपालें लगाई थी 8 महीने में। 8 महीने तक मैंने पहले लोगों को जागरूक किया और फिर ये रैली की 29 मार्च को। तो अब गुर्जर समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और इस बार 80-90% गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। अच्छा भाटी जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखूं तो भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जरों को बहुत कुछ दिया है। जैसे सांसद के तौर पे बात करें, राज्यसभा सांसद आपके सुरेंद्र सिंह नागर हैं। इसके अलावा एक शायद कोई विधायक भी आपके दादरी के तेजपाल नागर हैं। गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ पर नंदकिशोर गुर्जर हैं। उससे और पहले की बात, केंद्र में भी एक मंत्री गुर्जर हैं और पहले भी नवाब सिंह नागर। सवाल समझ गए, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इतना सब कुछ दे रखा है गुर्जरों को, तो गुर्जर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट क्यों हो? आप ऐसा कौन सा दाव खेलने जा रहे हैं गुर्जरों के लिए, जिससे, क्योंकि जो भी जाति होती है भाटी जी, वो ये देखती है हमें मिल क्या रहा है, तो प्रतिनिधित्व क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जरों को दिया नहीं है, छीना है गुर्जरों से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जरों को सम्मानित नहीं किया, अपमानित किया है। सुरेंद्र नागर को राज्यसभा में भेजा था समाजवादी पार्टी ने। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने तो रिपीट किया है, क्योंकि वो राज्यसभा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य होते हुए पार्टी बदली उन्होंने। ठीक है जी। तो इस शर्त पे बदली होगी कि भाई मुझे राज्यसभा बनाए रखा जाए। राज्यसभा में तो पहली बार समाजवादी पार्टी ने भेजा था। समाजवादी इसमें भारतीय जनता पार्टी में 6 गुर्जर विधायक हैं, 1 राज्य मंत्री मात्र हैं, वो जो है मेरठ, सोमेंद्र तोमर। ठीक है नहीं, पहली ऐसी 2 सरकार हैं योगी आदित्यनाथ जी की देश की आज़ादी के बाद जिसमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, मात्र 1 राज्य मंत्री है। समाजवादी पार्टी ने अगर सम्मान और अधिकार दिए तो समाजवादी पार्टी ने दिए। समाजवादी पार्टी ने आजीवन तो रामशरण गुर्जर को, रामशरण दास गुर्जर को प्रदेश अध्यक्ष बना कर रखा। भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष भी 1 है मात्र, गाजियाबाद में जिला अध्यक्ष तक भी नहीं है कोई। समाजवादी पार्टी ने अभी भी 5 जिला अध्यक्ष बना रखे हैं गुर्जर। ठीक है नहीं, 2 राष्ट्रीय महासचिव हैं गुर्जर समाजवादी पार्टी में। बीजेपी में कोई राष्ट्रीय महासचिव नहीं है। और उत्तर प्रदेश में महासचिव और लगभग 10 सचिव हैं, प्रदेश स्तर के सचिव। ठीक है जी। समाजवादी पार्टी 2012 में एक भी गुर्जर विधायक जीत कर नहीं आया था समाजवादी पार्टी का। इसके बावजूद 3 लोगों को विधान परिषद में भेज कर मंत्री बनाया, रामशक्ल गुर्जर, नरेंद्र भाटी, वीरेंद्र चौधरी, कांधला वाले वीरेंद्र सिंह। तो समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा दिया है, सम्मान दिया है, भागीदारी दी है। पहला डीजीपी अगर उत्तर प्रदेश में एकमात्र डीजीपी गुर्जर रहा है, वो बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, ना भागीदारी दी। भारतीय जनता पार्टी से तो गुर्जर बहुत नाराज है। और दादरी में जो मीर भोज प्रकरण में गुर्जर समाज का अपमान किया योगी जी ने, उसे गुर्जर कभी भूल नहीं सकता। गुर्जर समाज ने अपनी ज़मीन पर अपने पैसे से प्रतिमा बनवा कर गुर्जर सम्राट मीर भोज की लगवाई। योगी जी अनावरण करने आए तो उसमें से गुर्जर शब्द में कालिक पुतवा दी उन्होंने कि इस पर गुर्जर नहीं लिखा जाएगा। तो ये घाव है गुर्जरों के दिल में एक, कि योगी जी ने हमारे समाज को अपमानित किया। तो इस बार गुर्जर एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ दे। अच्छा भाटी जी, गुर्जर जो मेहर भोज जी थे वो गुर्जर थे या राजपूत थे, इसको लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं, कोई इसमें तो कोई इफेंट बटी नहीं है। ये तो बेवजह कुछ लोगों ने विवाद उठाया बहुत मामूली स्तर पे। भारत का इतिहास अगर हम पढ़ें तो 8वीं-9वीं शताब्दी जो है गुर्जर प्रतिहार शासन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का। पश्चिम इसमें दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल वंश और बाकी भारत पे गुर्जर प्रतिहार। आपका पश्चिम बंगाल से लेके और अफगानिस्तान तक, सिंध तक सम्राट मीर भोज का शासन था। मीर भोज ने 49 साल राज किया देश के ऊपर। तो कहीं भी किसी भी इतिहास की पुस्तक में, किसी भी इतिहासकार की पुस्तक में सब में लिखा हुआ गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा ने NH-24 का नामकरण
मीर भोज के नाम पे किया। जाके आप देखेंगे तो पत्थर लगा हुआ है बहुत बड़ा, गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज मार्ग, बीजेपी ने लगाया है। अक्षरधाम में मीर भोज की प्रतिमा लगी हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनावरण किया, उस पर भी लिखा हुआ है गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। ये तो बेवजह यहाँ विवाद किया करनी सेना के लोगों ने, वरना सभी लोग मानते हैं कि मीर भोज गुजर थे, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। दादरी में जो मीर भोज संस्था है, 6 कॉलेज चलाते हैं, मैं भी उसका मेंबर हूँ, उसके सारे मेंबर गुजर विद्या सभा ने वो संस्था बनाई है। राजपूतों की तो कहीं मीर भोज के नाम पे कोई संस्था है नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। अखिलेश जी ने उस रैली में बड़ा गर्मा गर्मी में एक बयान दे दिया था कि जो रिवर फ्रंट है लखनऊ का, वहाँ सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगेगी। ये जल्दबाजी में दिया गया बयान था या वास्तव में अगर आपकी सरकार आई तो आप वहाँ पर प्रतिमा लगाएंगे? नहीं, जल्दबाजी में दिया बयान नहीं है। उन्होंने 22 के विधानसभा चुनाव में भी ये बात कही थी। उस समय कोई रैली नहीं हो पाई थी क्योंकि कोरोना चल रहा था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मीडिया में बयान दिया था। और ये तय है कि सम्राट मीर भोज की नहीं, विजय सिंह पथिक की भी, कोतवाल धन सिंह गुजर की भी, तीनों की प्रतिमा गोमती रिवर फ्रंट पर लगाई जाएंगी। ये अखिलेश जी का संकल्प है। एक मुख्यमंत्री उसमें से गुजर शब्द पर कालिक पुतवा देता है आपके अनुसार, तो अगर आपकी सरकार आई तो उसमें गुजर ही लिखा जाएगा या राजपूत लिखा जाएगा? गुजर लिखा जाएगा। नहीं, ये तो अखिलेश जी खुद बोल के गए हैं कि वो गुजर थे। जब ये प्रकरण हुआ था मीर भोज दादरी में, तो अखिलेश जी ने तो ट्वीट भी किया था उस समय कि इतिहास में तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि मीर भोज गुजर थे। और अखिलेश जी ने एक घोषणा तो ये करी है, दूसरी उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत ये वादा किया था कि जब सरकार बनेगी तो हम ग्रेटर नोएडा के सबसे बड़े चौराहे पर मीर भोज की बड़ी प्रतिमा लगवाएंगे और उस पर लिखवाएंगे गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज। भाटी जी, मुझे एक आप वो बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे आरएलडी से आपका गठबंधन टूट चुका है, अब मेरे ख्याल से भी तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ आप यहाँ पश्चिम में गठबंधन कर सकें। कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार नहीं बचा है, तो यहाँ पर जो आपका वोट बैंक मुझे समझ में आता है सबसे ज़्यादा वो मुस्लिम वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी का ये कहते हैं कि भाई ये कहीं नहीं छिटकेगा। हालांकि ओवैसी की पार्टी उस पर दम भरेगी, बसपा के प्रत्याशी उस पर दम भरेंगे, अगर मुस्लिम वो उतारते हैं तो उसको उसमें भी बंटने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आप जब आपका राजनीतिक गठबंधन टूट चुका है, अनाथ हो चुके हैं यहाँ पर आप दूसरे के तौर पर, तो आप जीतने का दावा कैसे करते हैं कि भाई कैसे आप लोग? नहीं, हमारा गठबंधन पीडीए के साथ है। समाजवादी पार्टी को किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट हो चुका है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसा आपने कहा कि मुस्लिम आपके साथ है, तो अब समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण से बहुत आगे निकल चुकी है। जो एमवाई की छवि बना रखी थी बीजेपी ने और मीडिया ने कि ये मुस्लिम यादव की पार्टी है। 24 के चुनाव में आपने देखा कि हमारे 5 यादव टिकट दिए, यादवों को टिकट 5 दिए, कुर्मियों को 10 दिए, और 7 कुर्मी जीत के आए हमारे समाजवादी पार्टी के टिकट पे। 4 पासी जीत के आए हैं। 2 एससी हमने जनरल सीटों पर लड़ाए और 4 मुस्लिम लड़े थे और 58 हिंदू लड़े थे। तो ये कहना अब ठीक नहीं होगा कि अब समाजवादी पार्टी पीडीए की पार्टी हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम के अलावा गुजर और आपका प्रजापति और ये जो सैन और कश्यप और इस सब समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी के साथ। अच्छा भाटी जी, आपने मीडिया पर आरोप लगाया कि हम लोग आपकी छवि गलत बनाते थे। नहीं, आप नहीं, सारा मीडिया नहीं, गोदी मीडिया। अच्छा चलिए, गोदी मीडिया छवि बनाते थे कि आप लोग एमवाई वाली पार्टी हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उसको समझा, तो इसलिए एमवाई समीकरण से आप अलग हटके आपने दूसरी जातियों के लोगों को टिकट दिया तो उसका रिजल्ट भी मिला। तो कहीं ना कहीं गलती आप लोगों की भी थी कि जब समाजवादी पार्टी के टिकट बंटते थे तो उसमें यादव ज़्यादा रहते थे, उसमें मुसलमान ज़्यादा रहते थे, तो बाकी समाज के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते थे। देखिए, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश स्तर की पार्टी है, और नेताजी ने 0 से शुरू किया। जब भी आप निर्माण की प्रक्रिया देखें, कोई भी पार्टी खड़ी होती है, पहले उसका एक आधार वोट तैयार होता है। जो नेता समाज में, अब ये हमारा एक इस देश की सच्चाई है कि हमारा देश जातियों में बटा हुआ देश है। कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति आगे निकलता है, पहले सपोर्ट उसकी जाति करती है, उसकी बिरादरी करती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरू में यादव ज़्यादा जुड़े पार्टी से, और यादवों ने मदद की पार्टी खड़ी करने में, और यादवों ने उसका नुकसान भी उठाया। यादवों का दमन भी हुआ समाजवादी पार्टी के समर्थक होने की वजह से।
लेकिन अब जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी और ख़ास तौर से अखिलेश यादव जी का दौर आने के बाद, अखिलेश यादव एक आधुनिक सोच के व्यक्ति हैं, प्रगतिशील सोच के व्यक्ति हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने पार्टी को विस्तार दिया है। उन्होंने अब पार्टी एक दो समाज की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। उन्होंने हर समाज को जोड़ा है, हर समाज को सम्मान दिया है, भागीदारी दी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब पार्टी उस समीकरण से आगे बढ़ चुकी है। 27 के रण के लिए अखिलेश यादव जी और आपने नोएडा से उसकी शुरुआत कर दी है, तो ये माना जाए कि जो 27 में नोएडा वाला जो श्राप है वो खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो नोएडा आप उनको ज़रूर लेकर आएंगे। एक तरफ तो भाटी जी आप अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते, आप उसको टारगेट करते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं आए, डर लगता था उनको अगर यहाँ आएंगे तो कुर्सी छिन जाएगी। नहीं, मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत प्रश्न है तो मैं तो इन टोटकों में और इन जो ये होते हैं शकुन अपशकुन, और मैं भविष्यवाणी में भी विश्वास नहीं करता। मैं इन चीज़ों में विश्वास करता नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अखिलेश यादव जी भी कई बार कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सबसे पहले नोएडा आऊँगा। और 17 से और अब 26 में बैठे हैं हम। इस बीच में कोई भी नेता इतना नोएडा नहीं आया जितना अखिलेश जी आए हैं। कई तो दर्जनों कार्यकर्ताओं के घर पर चाय पी के गए हैं। वो शादियों में आए हैं, कार्यक्रमों में आए हैं, अब रैली में भी आए थे। तो उस समय नहीं मिला होगा उन्हें। उन्होंने ऐसा नहीं कि अंधविश्वास की वजह से नहीं आए, और वो इसकी सफाई खुद दे चुके हैं, इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मीडिया ने पूछा, उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब की बार हम सरकार बनेगी सबसे पहले मैं नोएडा आऊँगा। अच्छा, दूसरा भाटी जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए गुजरों में रिएक्शन तो है नो डाउट उस रैली के बाद, और बहुत सारे हमारे ऑफिस में भी गुजर समाज के लोग काम करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप अखिलेश जी की रैली में क्यों जा रहे हो, भाजपा ने इतना सम्मान दे रखा। उन्होंने कहा नहीं, अब अखिलेश जी बड़ा सम्मान हमें देने वाले हैं। तो फिर भी वो जानना चाहते हैं कि घोषणा पत्र में क्या होगा आपके, कि गुजर कितने मंत्री बनाए जाएंगे, कितने गुजरों को आप लोग टिकट देंगे, तभी तो आपसे कनेक्ट होंगे वो लोग। नहीं, ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपने कितने टिकट की बात की है या कितने टिकट मिलेंगे। सच्चाई की बात यह है, बिल्कुल ईमानदारी, कि मैंने कोई टिकट की बात नहीं की है अखिलेश यादव जी। और मेरा मानना ये है कि राजनीति में जो अधिकार जो है नहीं, मांगने से नहीं मिलते, मांगने से तो भीख मिलती है। अधिकार हासिल किए जाते हैं। उसके लिए समाज को तैयार होना चाहिए। समाज एकजुट हो, जागरूक हो, तो अपने आप अधिकार मिलेंगे। आप उम्मीद हो सकता है 1-2 मंत्री की कर रहे हो, बन जाए 4, तो उस लायक आप खुद को सिद्ध तो करिए। तो मैं समाज को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। और ये जो दादरी की जो रैली थी नहीं, ये बिना संसाधनों के हमने लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया, और लोग फिर अपने संसाधनों से आए। हमने किसी को किराए की गाड़ी नहीं दी, कोई किराए की भीड़ इकट्ठी नहीं की गई। दूर दूर से आप देखिए कि जालौन से, पीलीभीत से, और आपका अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से, और इधर सहारनपुर, आगरा के बीच के तो हर जिले के लोग थे ही थे, हर विधानसभा के। बहुत भारी संख्या में जोश के साथ नारे लगाते हुए, डांस करते हुए, बाजा बजाते हुए लोग आए। तो एक उल्लास है, एक जागरूकता आई है समाज में, और इस जागरूकता का निश्चित तौर पे रिजल्ट निकला। मतलब पहले कुछ नहीं बताएंगे आप कितने टिकट देंगे समाज के लोगों को? ना, हमने इस बारे में ना तो कोई बात की है, ना हमारी कोई शर्त है, ना हमारी कोई मांग है। तो ऐसा तो नहीं गुजर समाज को फंसा रहे हैं आप लोग कि भाई हम आपको सम्मान दे रहे हैं? और देखिए, मैं गुजर समाज भी और गुजर समाज के अलावा भी हर समाज से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप राजनीति में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सड़क पर आइए, निकलिए बाहर, जागरूक होइए। जब आप जागरूक और इकट्ठे होंगे तो आपकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। और अगर आप कमज़ोर हैं तो आप कितना ही मांगते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, मांगने से कभी अधिकार नहीं मिले करते। भाटी जी, आप क्यों गुजर समाज के खिलाफ एजेंडा चला रहे हो? बताओ, अपने सड़कों पे लाओगे, योगी जी को पुलिस डंडा मारेगी, मुकदमे उनके ऊपर हो जाएंगे, सरकार आने की कोई गारंटी अभी नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में सड़कों पे आना बहुत ज़रूरी है। लोहिया जी कहते थे, जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं समाजवाद के, वो कहते थे जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कों पे आना लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। सड़कों पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप उपद्रव करो, नारे लगाओ, भाषण दो, अपनी मांग उठाओ। जो समाज सड़कों पे आना नहीं जानता, उस समाज को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलती, कोई भी हो XYZ।
ये मैं उकसा नहीं रहा हूँ, फंसा नहीं रहा हूँ, ये मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। आपने तो उस नारे की याद दिला दी नेताजी के कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसलिए मतलब सरकार बनाने से पहले आप गुजरों में लट करवाना चाह रहे हैं। और बता दूंगा आपके इसमें आपको अवसर का लाभ उठाते हुए जी। मैं अक्सर अपनी मीटिंगों में कहता हूँ, खासतौर से गुर्जर समाज की मीटिंगों में, कि जब तलवार से बंदूक से शासन चलता था तो गुर्जरों ने राज किया। अब समय बदल गया है, अब हथियार बदल गए हैं। जीतता हमेशा वो है जो समय के हथियार का प्रयोग करता है। अभी गुर्जर वो पुराने हथियार को छोड़ के नया हथियार चलाना नहीं सीखा। नए हथियार हैं नारे, भाषण, आंदोलन, रैली, ये आज के हथियार हैं। आज का हथियार बंदूक और तलवार नहीं है। जिसने बंदूक और तलवार पकड़ रखे हैं वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो इन हथियारों को, पुराने हथियारों को छोड़ो और नए हथियार चलाना सीखो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नारे लगाओ, सड़कों पर आओ, तो ही हिस्सेदारी मिलेगी। भाजपा आप लोगों की रणनीति समझ चुकी है। 2024 में पीडीएफ फॉर्मूले ने उनको डेंट पहुंचाया, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी बना दिया अपना, और वो कोशिश करेंगे कि भाई जिस फॉर्मूले पे आप चल रहे हैं उसी फॉर्मूले पे भाजपा चले। दूसरा, गुर्जर समाज को आपने अपनी तरफ आकर्षित करके भाजपा को फिर अलर्ट कर दिया। मेरी जानकारी व्यक्तिगत तौर पर यह है कि भाजपा की नई जो टीम बन रही है उसमें गुर्जर समाज को बहुत बड़े स्तर पर जोड़ा जाएगा। यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष उनका बनता है, उनकी प्लानिंग चल रही कि गुर्जर समाज के किसी बड़े नेता को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अगर भाजपा पहले से ही उनको पद दे देगी गुर्जर समाज के लोगों को, और आप लोग फ्यूचर में उनको लटका के रखेंगे, तो फिर कैसे आप लोगों का काम हो पाएगा? नहीं, पहली बात तो ये कि भाजपा ने अब कुर्मी नहीं बनाया। भाजपा के पिछले 10 साल से लगातार जो भी अध्यक्ष बने हैं सब ओबीसी समाज से रहे हैं। हाँ, स्वतंत्र देव भी पहले भी मौर्य थे, फिर स्वतंत्र देव थे, फिर जाट थे, ये अपने चौधरी भूपेंद्र थे। तो उत्तर प्रदेश का ओबीसी वर्ग अब जागरूक हो चुका है, उसकी उपेक्षा कोई पार्टी कर नहीं सकती। पहली बात, बीएसपी का जिला प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी समाज से ही रहा था। हमारे भी पहले कुर्मी थे, अब वो हैं पाल साहब हैं। तो ये बात दूसरी बात, जो ये एक आदमी को अध्यक्ष बना देना, ये एक को मंत्री बना देना, इस राजनीति को लोग अच्छी तरह समझते हैं। ये इसमें लोहिया जी ने और उन्होंने अपने काशीराम जी ने बहुत विस्तार से बोला है और लिखा है। काशीराम जी की एक किताब है चमचा युग। तो वो कहते हैं कि एक समाज के बीच से एक चमचे को पकड़ के कुर्सी पे बैठा दो और वो पूरे समाज का हक मारता रहता है, फिर उससे लाभ नहीं मिलेगा। सवाल ये है, समाज ये देखेगा कि हमारे समाज के हित में कौन काम कर रहा है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की सीटें लूट ली। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला, इसके बावजूद योगी जी ने भर्ती नहीं की। ये आदेश है कि 19,000 भर्ती और की जाए, लेकिन नहीं की उन्होंने। तो ये तो लोग देखेंगे ना कि हमारी नौकरी खा रहे हैं, ये एक आदमी को अध्यक्ष बनाने से थोड़ी भला हो जाएगा। तो सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी से अब ओबीसी और एससी समाज का विश्वास उठ चुका है, पीडीए समाज का विश्वास उठ चुका है। अब ये कितनी भी लीपापोती करें, डैमेज कंट्रोल करें, अब इनके बहकावे में लोग आने वाले नहीं हैं। लेकिन भाटी जी, परसेप्शन तो देखिए उसी से बनता है। जन समाज को क्या चाहिए? बीजेपी ने मान लीजिए कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया, अशोक कटारे जी को मंत्री बना दिया, तो मैसेज तो चला जाएगा कि भाई समाजवादी पार्टी जब आएगी उससे पहले हमने गुर्जरों को सम्मान दे दिया है। खैर भाटी जी, अब हम बात करते हैं आपकी टीवी डिबेट्स को लेकर। आप देखिए प्रोफेसर रहे हैं और प्रोफेसर का काम होता है बड़ा संयमित रहना, लेकिन टीवी डिबेट से मैंने देखा है कि आप जिस तरह से आप एग्रेसिव होकर एंकर्स को हड़काते हैं, विपक्षी नेताओं को हड़काते हैं, तो क्या बिना हड़काए ये लोग सुनते नहीं हैं? काफ़ी हद तक तो सच्चाई ये भी है जो आप कह रहे हो। देखिए, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उत्तेजित ना हुआ जाए टीवी डिबेट में और चिल्लाया ना जाए, क्योंकि मुझे ये पता है कि चीखने चिल्लाने से जो चीख चिल्लाहट के साथ बात कही जाती है वो लोगों की समझ में नहीं आती है। जितने शांत स्वभाव से आप शालीनता के साथ अपनी बात रखोगे वो उतनी असरकारी होगी। लेकिन जब ये बार बार टोका टाकी कर देते हैं और बीच में बोलने नहीं देते, तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कभी कभी। और बाद में हम सोचते हैं कि यार गुस्सा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आदमी की सीमा होती है नहीं। अब आप शाम को टीवी डिबेट देखेंगे, जो 8-10 जो बदनाम चैनल हैं, मैं सबकी बात नहीं करता,
आपके चैनल पे अच्छी डिबेट होती है और कई चैनल हैं जिन पे अच्छी डिबेट होती है, लेकिन जो 8-10 बदनाम चैनल हैं जो बीजेपी के समर्थक कहे जाते हैं, उनमें आप एक बात गौर करना, वैसे करी होगी आपने, नहीं करी हो तो आज से मेरे कहने से करना आप गौर। जब बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा तो एंकर बिल्कुल ऐसे बैठ के सुनेगा शांति से, जैसे मुरारी बापू की कथा हो रही हो, श्रद्धा के साथ। और जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे, विपक्ष का कोई भी प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, आरजेडी का, जैसे ही बोलना शुरू करेगा हर सेंटेंस पर टोकेगा, हर सेंटेंस पर टोकेगा। तो ये गलत है नहीं। एक बात। दूसरी बात, वो बीजेपी के प्रवक्ता को जो बात कहनी चाहिए वो एंकर ही कहने लगते हैं, वो हमसे उल्टे बहस करने लगते हैं, हमें आरोपित करने लगते हैं। एक एंकर ने तो ये कह दिया कि ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नमाजवादी पार्टी है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप गलत कह रहे हो। नहीं मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अब ये एंकर की भूमिका थोड़ी है। तो हालांकि अब पता नहीं बेचारे कहाँ हैं वो। उसके बाद, उस डिबेट के बाद ही उनका ऐसा पतन शुरू हुआ कि पहले तो वो चैनल ने हटा दिए, फिर दूसरे चैनल में गए, उसने भी हटा दिए। आजकल तो वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अब लगभग प्रदर्शन से गायब हैं। तो शायद भाटी जी यही वजह है कि जब बहस होती है तो बहस ना होकर वो अखाड़ा बन जाती है। कई बार मैंने सुना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, तेरी हैसियत क्या है। आपको लगता नहीं एज ए प्रोफेसर इस तरह के शब्दों को डिबेट्स में नहीं बोला जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी बोले? नहीं, मैंने तो शायद ऐसे शब्द कभी नहीं आपकी बात नहीं कह रहा मैं, जनरल भी लोग बोलते हैं जो। देखो, मैं आम तौर पे भी, मैं अनुराग जी एक और बताऊं आपको अपने बारे में, एक सच्ची बात बताऊं। हम जिस समाज से और जिस जगह से आते हैं, गांव में, गाली देना हमारे यहाँ आम बात है। मतलब एक वाक्य भी बिना गाली के पूरा नहीं होता। बेटा, मतलब बाप भी बेटे को गाली देता है, भाई भाई को देता है, और उन्हें गाली नहीं मानते। उन्हें पता ही नहीं लगता कि गाली दे रहे हैं। तो मेरे भी ये उसमें था, आदत में। मैं एक गाली मेरे मुंह से निकल जाती थी। तो मैंने 1987 में हिंट अखबार में नौकरी की, गाजियाबाद। तो जब मैं वहाँ, मैंने ये देखा, यार तू बोलता है तो ये मुस्कुराते हैं आपस में। मेरे मुंह से तो अनजानी गाली निकल जाती थी, अब वो आपस में मुस्कुराते थे एक दूसरे की तरफ देख के। तो मैंने फिर वो महसूस की बात, और मैंने ये कोशिश की कि भाई अब गाली नहीं देनी है। और मुझे लगभग 6 महीने इसे कंट्रोल करने में लग गए। बार बार निकल जाए मुंह से, फिर लेकिन मुझे एकदम ध्यान आ जाए कि गाली यार निकल गई। फिर उसमें 6 महीने बाद, 1987-88 की बात है, फिर मैंने ऐसी आदत बना ली कि अब मेरे मुंह से गाली निकलती नहीं। मैं कितना गुस्सा में हूँ, मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कई प्रवक्ता इतने उत्तेजित हो जाते हैं, गाली गलौज होने लगती है, और उससे जो गाली गलौज करता है, जो अपशब्द बोलता है, उसका ही गर्मा गिरती है, उसकी छवि खराब होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा भाटी जी, आप लोग हमेशा आरोप लगाते हो टीवी चैनल्स पे और कुछ एंकर्स पर। तो मेरा सवाल ये है कि कई बार मैं भी टीवी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को एंकर कुछ ज़्यादा ही ग्रिल कर रहा है। तो आप लोग ऐसे एंकर्स के प्रोग्राम में जाते क्यों? उनको बाइकआउट क्यों नहीं करते आप लोग? कई बार बाइकआउट भी करते हैं। कई बार पार्टी निर्देश जारी कर देती है कि इसके एंकर के शो में नहीं जाएंगे। ये पूरे चैनल का भी बहिष्कार हमने किया है कई बार। कांग्रेस ने तो अभी भी कई चैनलों का बहिष्कार कर रखा है। फिर वो समझौता कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्या जी अब ऐसा नहीं होगा, फिर जाने लगते हैं। कई जगह इसलिए भी जाते हैं कि हमें पता है ये चैनल हमारा विरोधी है और बीजेपी का समर्थक है, लेकिन अगर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे तो वो एक तरफा गेम खेलने का उन्हें मौका मिलेगा। हम जाके कम से कम उनके शो में अपनी बात तो कह दें, उन्हें हम बेपर्दा तो करें कि ये इस तरह कर रहे हैं, इसलिए भी जाते हैं कई जगह। और एंकर्स की जहाँ तक, या चैनल्स की जो भेदभाव की भूमिका है, देखिए 24 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। तो सारे जो चैनल गोदी मीडिया कहे जाते हैं, जो मोदी जी के समर्थक कहे जाते हैं, सारे ही 400 पार कराते रहे उन्हें पूरे चुनाव। वो जो ओपिनियन पोल और ये सर्वे करते थे, सब में जो गुणा भाग करके 400 सीट दे रहे थे। अब यूपी में हमें 5 या 6 सीट देते थे और बीजेपी को 74-75 सीट देते थे। और जो उनके वो बाइट लेते हैं रिपोर्टर, वो हर आदमी कहता था जी बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो मैंने रिजल्ट आने के बाद पूछा उन चैनलों पे एंकर्स से, यार जिस पार्टी की 37 सीट आ रही थी उस पार्टी का एक भी समर्थक नहीं मिलता था आपको बात करने के लिए, या आपको सब बीजेपी के समर्थन में मिले, ऐसा कैसा हो गया?
तो ये इनकी भेदभाव की भूमिका होती है। और चिंता की बात यह है कि अपने भेदभाव पर, खुली बेईमानी पर उन्हें शर्म भी नहीं आती। बाद में चलो रिजल्ट आने के बाद तो ये कह देते कि हमसे गलती हुई, हमारा रिजल्ट गलत, हमारा ओपिनियन पोल गलत सिद्ध हुआ या हमारा सर्वे गलत सिद्ध हुआ, तो भी वो उनके समर्थन में बोलते रहेंगे। भाटी जी, आपका बड़ा एक फेवरेट टॉपिक है कि आप नास्तिक हैं, आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन और राजनीति भी आप करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आजकल धर्म, ज्योतिष और पंडिताई, इसको कोई नकार नहीं सकता। और यहाँ पर तो भगवान श्री राम के नाम के बगैर राजनीति शुरू नहीं होती। भाजपा ने जिस तरह से धार्मिक चिन्हों को प्रतीक बना दिया है, तो ऐसे में आपकी जो नकारात्मक वो है जिसको आप कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, तो वो ऐसे में आप राजनीति में कहाँ फिट बैठते हो? ऐसा तो नहीं आपकी वजह से सपा को नुकसान हो जाएगा? नहीं, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं धर्म में मेरी गहरी आस्था है। अच्छा जी। ठीक है नहीं। और जिन चीज़ों का मैं विरोध करता हूँ वो अधार्मिक चीज़ें हैं। धर्म में और संप्रदाय में हमें अंतर रखना चाहिए। धर्म हमें अच्छे रास्ते पे ले जाता है। धर्म का मतलब है परोपकार, त्याग, तपस्या, मेहनत, चरित्र निर्माण, सत्य के मार्ग पर चलना, ये धर्म है। अहिंसा के मार्ग पर चलना। धर्म हमें ये सिखाता है कि बेईमानी मत करो, ठगी मत करो, झूठ मत बोलो, लूट मत करो, किसी को सताओ मत, किसी के साथ ठगी मत करो, किसी के साथ बेईमानी मत करो। ये धर्म का मार्ग है। लेकिन आजकल लोगों ने धर्म को क्या मान लिया है? लोगों को धमकाना, लोगों को अपमानित करना और झूठ बोलना और पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना, ऐसा ही धर्म मान लिया है। तो हमें ये अंतर करना पड़ेगा। मैं असली धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ, फर्जी धर्म का मैं विरोध करता हूँ और मैं उसे धर्म मानता भी नहीं, वो सांप्रदायिकता है। ठीक है जी, पहली बात तो ये। दूसरे जो आप ज्योतिष और इसे लेके कह रहे हैं, देखिए कुछ घूम रहे हैं बाजार में आजकल, कुछ मैं तो उन्हें व्यापारी कहूँगा, जो ये दावा करते हैं कि मैं पर्चा निकाल दूंगा। मैंने तो इनाम बोल रखा था इस पे पहले, बागेश्वर बाबा पे नहीं किसी पे भी, कोई XYZ कुछ बता दे, कोई ये बता दे, जैसे कहते हैं नहीं, हाँ ये बता देते हैं कि किस नंबर की गाड़ी में आप आए हो, आपकी जेब में कितने रुपए हैं, नोट का नंबर बता देंगे, आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। कोई बता दे तो मैं दावा करता हूँ। लेकिन अभी एक वो क्या नाम है उनका, श्याम करके जो है, उन्होंने तो 75 लाख 80 लाख का इनाम बोल दिया इनके बागेश्वर धाम के लिए कि मैं 75 लाख रुपए दूंगा, मैं 10 आदमी लेके आऊँगा, अगर उनमें से 8 का भी इन्होंने ठीक ठीक बता दिया, 8 का भी, 2 का गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैं इन्हें इनाम दूंगा। और अगर ये नहीं बता पाए तो इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि मैं भविष्य में किसी का पर्चा नहीं निकालूंगा। तो वो महाराष्ट्र के हैं नहीं, श्याम करके नाम है उनका, श्याम क्या है आगे जो है, ठीक है, मैं उसको रिसर्च करके लगा दूंगा मैं। तो उन्होंने ये घोषणा कर रखी है बाकायदा कि मैं 75 लाख रुपए दूंगा अगर ये 10 आदमी लेकर। हाँ, एक विवाद था जिसमें फिर बागेश्वर पहुंचे भी नहीं थे वहाँ पे। नहीं, वो तो पुराना था, नए सिरे से दोबारा किया उन्होंने। तब तो 10 लाख के कितने का ही था, अब तो उन्होंने 75 लाख पे पहुंच गए वो। तो सवाल ये है कि बागेश्वर हो या कोई और हो, XYZ, फर्जी बात नहीं करनी चाहिए। अब बागेश्वर वो कह रहा है, बाबा बागेश्वर क्या है, इस धीरेन्द्र शास्त्री, कि मैं वहाँ पहुँचा दूंगा अंतरिक्ष में, ये कर दूंगा। भाई तुमने कौन सी पढ़ाई की है, तुम कैसे कर दोगे? उसके लिए जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि मैं बीमारी मंत्र से ठीक कर देता हूँ, कैंसर ठीक कर देता हूँ, लेकिन जब उस पदयात्रा में खुद को बुखार हुआ तो थर्मामीटर लगाए हुए सारी मीडिया में फ़ोटो आए थे इनके, तो इलाज डॉक्टर से ही कराया। तो ये जो फर्जी बातें हैं, फर्जी बातों को हम विरोध करते हैं। और देखिए, किसी धर्म को सही रास्ते पर अगर ले जाना, अगर हम चाहते हैं हिंदुओं का उत्थान हो, तो हिंदुओं को हमें अंधविश्वास से, पाखंड से बचाना पड़ेगा, अशिक्षा से बचा के शिक्षा की तरफ ले जाना पड़ेगा। मूर्ति पूजा, हिंदू कर्मकांड, यज्ञ करना, क्या ये हिंदू पद्धति नहीं है भाटी जी? मैं इनमें से किसी कर्मकांड का विरोधी नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है नहीं। मैंने एक ऐतराज़ जरूर किया था कि यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध नहीं होता है, ये कहना गलत है। लेकिन यज्ञ हमारा एक कर्मकांड है।
मेरे घर में तो मेरे पिताजी यज्ञ करते थे, अब वो ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं, उनकी 86-87 साल की एज है और हम सेक्टर में रहने लगे हैं। जब तक गांव में रहते थे वो हर संडे को यज्ञ करते थे। मैंने कभी ऐतराज़ नहीं किया और कभी वो मुझे बैठा भी लेते थे। मैं भी गायत्री मंत्र बोलता था, मैं भी आहुति देता था यज्ञ में। मैंने ये कभी नहीं कहा, ना मैं मानता हूँ कि जिसकी यज्ञ में आस्था है वो यज्ञ करे, जिसकी मूर्ति पूजा में आस्था है वो मूर्ति पूजा करे, जिसकी नमाज में आस्था है वो नमाज पढ़े, जिसकी गुरुद्वारे में आस्था है गुरुद्वारे में मत्था टेके। उस पर मैंने कभी ऐतराज़ नहीं किया। कई बार ये भ्रम फैला दिया जाता है राजकुमार भाटी तो इनका विरोध करता है। लेकिन आपने ऐतराज, ताबीज, फतवा, मुल्ला मौलवी की कट्टरता, उस पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया। नहीं, आप सोशल मीडिया को लेकर आप इस पर भी ट्रोल होते रहते हैं। नहीं, मैं वो जो बीजेपी समर्थक लोग हैं वो इस तरह के भ्रम फैलाते हैं। मैंने जो भी कहा है सवालों के जवाब में कहा है। आप मुझसे ताबीज पे और इन पे पूछो, आप जो इस्लामिक कट्टरता या इस्लामिक पाखंड है या इस्लाम में जो अंधविश्वास है, आप पूछो, मैं खुले दिल से जवाब दूंगा। मैं किसी ताबीज वाबीज का समर्थक नहीं हूँ। सब बहकाने, देखिए अगर आपको कोई हिंदू, संत शब्द तो बहुत अच्छा शब्द है, संत या साधु होना तो बहुत सम्मान का बात है, लेकिन जो फर्जी संत साधु हैं, फर्जी जो हैं जो ड्रेस पहन के संत बन जाते हैं, जिनमें संत की कोई विशेषता नहीं है, तो चाहे वो लोगों को बहका रहे हो और चाहे मुल्ला मौलवी बहका रहे हो, मैं तो दोनों को विरोधी हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि संत का तो विरोध कर देंगे, मुल्ला मौलवी का नहीं करेंगे। मुल्ला मौलवी भी अगर आपको ताबीज से वो आते नहीं है, विज्ञापन आते हैं अखबारों में कि नौकरी पाने के लिए, हाँ, एक ताबीज से, हाँ, प्रेम संबंध की सफलता के लिए, विवाह के लिए वो कर देंगे हम। ये सब फर्जीवाड़ा है, ये लोगों को बहका, भोले भाले लोगों को ठगने का तरीका है। हाँ, भाटी जी, बाबाओं के इस पाखंड में आप स्वामी अविभूतेश्वरानंद को कहाँ पाते हैं? वो हिंदू धर्म दंड सबको देते हैं, इसके अलावा हिंदुओं को अखंड हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं, तो इसमें आप उनको कहाँ रखते हैं? नहीं, उन्हें व्यक्तिगत या शंकराचार्य पद के लिए बात कर रहे हैं उनको देखिए, शंकराचार्य हमारी एक प्राचीन परंपरा है। शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद है और उसके प्रति लोगों में आस्था है। तो वो तो एक संगठन या सिस्टम हो गया, तो उस पर ऐतराज़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जैसे गुरुद्वारों में वो होते हैं, ग्रंथी होते हैं, या जैसे मस्जिदों में इमाम होते हैं, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं, तो हम उस पर किसी को ऐतराज़ नहीं है। व्यक्तिगत जहाँ तक सवाल है, उनके विचार मुझे ठीक लगते हैं, वो खुल के बोलते हैं और उन्होंने गौरक्षा की आवाज़ उठाई है या सरकारों की कोई कमी है तो उस पर प्रश्न किया है, फिर उसके बदले में सरकार उनके खिलाफ हो गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया और उनके शिष्यों पर लाठी वाठी भी चलाई गई। वो गलत है। अब तो अखिलेश यादव भी उनसे मिलकर आए। हाँ, अखिलेश जी तो हर जो भी पीड़ित, दुखी और अपमानित है, जो पीडीए है, पीड़ित, दुखी और अपमानित चाहे कोई भी हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो और चाहे शंकराचार्य हो, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हर पीड़ित, दुखी और अपमानित के साथ खड़ी है। आप भाटी जी कहते हैं कि बहुत सारे बाबा हैं वो ड्रेस पहनकर बाबा बन गए हैं, धर्म का उन्होंने व्यापार बना दिया है, चमत्कार दिखाने का वो दावा करते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में मैंने देखा है, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो या फिर भाजपा हो, बहुत सारे नेता बाबाओं के आश्रम में जाते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तक कि अब तो अखिलेश यादव जी ने भी, अभी कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम भी ज्योतिषाचार्यों की बात को मानेंगे, जैसा पंडित जी कहेंगे वैसा करेंगे। देखिए, जो कौन व्यक्ति कितनी पूजा करता है, कितनी आस्था रखता है, किस साधु में, किस महंत में, किस बाबा में उसकी आस्था है, ये सब निजी विषय हैं। ये सामूहिक विषय नहीं होते कि कोई पार्टी, पूरी पार्टी एक साधु में विश्वास रखती है, एक उसमें रखती है। भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टी में अलग अलग विचार के लोग होते हैं। कुछ लोगों की किसी चीज़ में आस्था होती है, कुछ की किसी में होती है। तो ये तो अपने व्यक्तिगत विषय हैं कि कौन जा रहा, कौन नहीं जा रहा। मुझसे आप पूछेंगे तो मैं इस बात में कतई विश्वास नहीं करता कि कोई किसी के आशीर्वाद से चुनाव जीत जाएंगे या कोई सरकार बनवा देगा या कोई ताबीज गंडा या कोई पूजा पाठ से कोई ये कर देगा।
ये हमारे निजी मामले हैं, इनसे राजनीति को कोई लेना देना होना तो नहीं मतलब अखिलेश जी की बात से भी आप इत्तेफाक नहीं रखते, जैसा उन्होंने कहा है कि मैं ज्योतिष अपने की बारे बात में कह मानूंगा। सकता हूँ, और व्यक्ति को अपने बारे में ही कहना चाहिए, दूसरे की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं योगी जी की, मोदी जी की आस्था पर भी सवाल नहीं उठाता कभी। मोदी जी इतने पूजा पाठ करते हैं और अपने फोटो खिंचवाते हैं खूब, पूरे पूरे दिन मंदिर में बैठे रहते हैं। मैंने एक सवाल कभी एक सवाल नहीं उठाया होगा सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये उनका निजी मामला, हर व्यक्ति की आस्था निजी होती है। हमें उस पर सवाल उठाने का कोई ना, हमें ये पूछने का किसी से अधिकार है कि तुम मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो, तुम पूजा करते हो कि नहीं करते हो। भाई ये हर किसी का व्यक्तिगत मामला है। आपने सितंबर 2025 में एक टीवी डिबेट में ये कहा था कि जो मोहम्मद साहब हैं उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए थी, और जब आप ट्रोल हुए तो बाद में आपने शायद माफी भी मांगी थी। नहीं, मैंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। तो आज मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। अच्छा, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। मोहम्मद साहब को मैं बहुत बड़ा समाज सुधारक मानता हूँ, बहुत बड़ा महापुरुष मानता हूँ, क्योंकि मैंने, अब जिन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में नहीं पढ़ा उन्हें पता नहीं होगा। वो समझते होंगे कि इस्लाम में जितनी बुराइयां उन सब के लिए मोहम्मद साहब ही जिम्मेदार हैं। भाई इस्लाम में बहुत ढेर सारी बुराई हैं, लेकिन मोहम्मद साहब ने तो उनसे दूर हटने की बात कही थी। मोहम्मद साहब ने तो बुराई नहीं बढ़ाई नहीं। देखिए, मोहम्मद साहब के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, और जो भी महापुरुष हुए हैं, जिस धर्म में भी हुए हैं, जिस समाज में भी हुए हैं, अच्छी अच्छी बातें हमें सबसे सीखनी चाहिए, और उनकी कोई ख़राब बात है तो वो छोड़ देनी चाहिए। मतलब आप मानते हैं इस्लाम धर्म में भी बहुत बुराइयां हैं? हाँ, इस्लाम में आपने इस्लाम पढ़ा हर है? धर्म में बुराई है। इस्लाम धर्म की आप मुझे 5 बुराई बता सकते हैं, क्या है? नहीं, वैसे तो हमें दूसरे धर्म की बुराई नहीं गिननी चाहिए, उसमें फिर सांप्रदायिकता आ जाती है। देखिए, अपने धर्म की बुराई बताना या अपने समाज की बुराई बताना, वो समाज सुधार है। दूसरे नहीं, जैसे आपने मोहम्मद साहब की अच्छाई बता दी, तो ऐसी अगर आपको जो मैं व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे लगता तो है, मैं बता दूंगा, मुझे उसमें कोई हिचक नहीं है, ना किसी से डर है। मैं गलत बात का विरोध करने में किसी से आप डरता बताएंगे नहीं। तो अच्छा लगेगा ना। नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मैं मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दूं, जो आपने सवाल पूछा। मोहम्मद साहब जिस समय में पैदा हुए, उस समय अरब में बहुत ढेर सारी बुराई थी, और अरब का समाज बहुत खराब परिस्थिति में था। नशा करते थे, जुआ खेलते थे, ब्याज पर रुपया उठाते थे, और मूर्ति पूजा करते थे, बहुदेववाद में विश्वास करते थे, बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, आपस में लड़ाई बहुत, झगड़े बहुत होते थे, पुरुष मर जाते थे लड़ाई में, औरतें विधवा हो जाती थी, वो वेश्यावृत्ति करती थी जीवन यापन के लिए। मोहम्मद साहब ने इन सारी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नियम बनाए। मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में प्रावधान दिए कि ब्याज लेना हराम है, जुआ खेलना हराम है, नशा करना हराम है, और बच्चियों को मारो मत, उन्हें पालो पोसो। ठीक है। उन्होंने जो 4 शादी का प्रावधान है नहीं मुस्लिम इस्लाम में, उन्होंने ये नहीं कहा कि हर मुसलमान 4 शादी करे। उन्होंने कहा ये जो विधवाएं हैं इनसे वेश्यावृत्ति मत कराओ, इन्हें अगर इनकी मदद करना चाहते हो आप तो इन्हें बीवी का दर्जा दो, मैं तुम्हें 4 तक पत्नी रखने का अधिकार देता हूँ। विशेष परिस्थिति में अधिकार दिया है। ऐसा नहीं कि हर मुसलमान 4 बीवी रखें, न रखते हैं। इतनी लड़कियां कहाँ से आएंगे अगर सब 4 रखने लगेंगे तो ये भ्रम बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने, मोहम्मद साहब का जो व्यवहार था उसके बारे में बहुत कहानियाँ प्रचलित हैं कि वो जाते थे तो एक औरत उनके ऊपर कूड़ा डाल देती थी। ये हमें कोर्स में भी पढ़ाई गई थी, हमारे कहीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आती थी, कोर्स में पढ़ी हमने एक कहानी कि एक औरत उनके ऊपर कूड़ा डालती थी। तो एक दिन कूड़ा नहीं डाला तो मोहम्मद साहब खड़े हो गए, उन्होंने ऊपर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, तो वो फिर ऊपर गए तो उस औरत को बुखार था। तो मोहम्मद साहब ने उसे दवाई ला के दी, उसे पानी पिलाया, उसकी सेवा करी, उसका बुखार उतर गया तो उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं इसके ऊपर कूड़ा डालती थी और ये, तो उन्होंने ऐसे इस्लाम खड़ा किया, कोई ऐसे थोड़ी कि लड़के किया। तो मोहम्मद साहब ने अच्छी बातें बताई हमें मानवता हित में। लेकिन इस्लाम में बाद में बहुत बुराइयां आ गई, जो इस्लाम में भी मुल्ला मौलवी और असल में धर्म के कुछ दुकानदार पैदा हो जाते हैं। वो हमारे हिंदू धर्म में भी हैं, वो मुसलमानों में भी हैं। तो उसमें कट्टरता आ गई और बुराइयां आ गई। उन बुराइयों के खिलाफ इस्लाम में भी लगातार प्रचार चलता रहता है। हमारे यहाँ जैसे स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ तो आवाज़ उठाई। तो बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना या अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाना धर्म का विरोध करना नहीं है, सबको उठाना चाहिए। भाटी जी, SIR का मुद्दा
बड़ा प्रमुखता का मुद्दा आप लोगों ने उठाया। बिहार में एसआईआर ने भाजपा की सरकार बनवा दी दोबारा से, पश्चिम बंगाल में एसआईआर पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर आपको क्या लगता है कि आपका झगड़ा यूपी में भाजपा से है, एसआईआर से है, या सरकारी मशीनरी से है, चुनाव आयोग से? किससे आप मुकाबला मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो एसआईआर हो चुकी, अभी चुनाव के 7-8 महीने बकाया हैं। तो पश्चिम बंगाल में और बिहार में चुनाव के दौरान में एसआईआर हुई, इसलिए वहाँ नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में हमें एसआईआर से तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास करती है, जिस तरह के उपचुनाव में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, अभी अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आंकड़े दे के बताया था, कुंदरकी में और इसमें जो मिल्कीपुर में और सारे इसमें रामपुर में किस तरह से वोट नहीं पड़ने दिए गए। और जहां समाजवादी पार्टी को 46% और 54% वोट मिल रहे थे, वहाँ समाजवादी पार्टी 20% पे 25% पे आ गई और बीजेपी 60-70% पे पहुँच गई। तो वो पुलिस लगा के मोहल्लों में वोट नहीं पड़ने दिए। उसके वीडियो मौजूद हैं, आपने देखा होगा। मीरापुर में वो सब इंस्पेक्टर जो महिलाओं के ऊपर पिस्टल तान रहा था। तो इस तरह की बेईमानी के प्रयास बीजेपी करेगी। लेकिन आम चुनाव में एक राहत होती है कि आम चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल आ जाते हैं, उपचुनाव में लोकल पुलिस ही होती है। तो उपचुनाव में इन्होंने बेईमानी कर ली। अच्छा, केंद्रीय सुरक्षा बलों में एक आध टुकड़ी या एक आध अधिकारी हो सकता है ऐसा जो बीजेपी का होगा, नहीं वो ज़्यादा भेदभाव करते नहीं है। अभी देश हमारा इतना ख़राब नहीं हुआ है पाकिस्तान की तरह। हमारे यहाँ अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बल जो है राजनीति से कोई मतलब न रखते नहीं है, वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो इसलिए आम चुनाव में ज़्यादा धांधली होगी नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता या लोकल पुलिस प्रशासन कहीं बेईमानी के प्रयास करेगा तो हमारी बूथ कमेटियों पे जो पीडीएफ प्रहरी होंगे वो मजबूती के साथ उसका मुकाबला करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी की कोई बेईमानी होने नहीं देंगे और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। अच्छा भाटी जी, जब हम समाजवादी की पार्टी की बात करें और आजम खान की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ थे, आज वो जेल में है। ऐसा आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया है। कोई राय मशवरा ना कोई उनसे मिलने जाता है ना कुछ करने जाता है। तो आजम खान की जो शून्यता का जो खामियाजा है वो पार्टी को क्या भुगतना पड़ सकता है? नहीं, ये गलतफहमी है केवल किसी को अगर है तो। आजम खान साहब पार्टी के सीनियर नेता हैं। आजम खान साहब का उतना ही सम्मान है आज भी पार्टी में, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार उनके परिवार के संपर्क में बना हुआ है। हर तरह की जैसी भी मदद की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो वकील की ज़रूरत हो, चाहे वो कोर्ट में, और क्योंकि उनकी मदद होनी है कोर्ट से, अन्य किसी चीज़ से होनी नहीं है। तो पार्टी उनसे अलग बिल्कुल भी नहीं है, उनके साथ है और हमें पूरी उम्मीद है कि आजम खान साहब को न्याय मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जो रामपुर और आसपास का क्षेत्र है वो आजम खान का दबदबा था। अब जिन लोगों को भी आपने वहाँ पर खड़ा किया है उसमें आजम खान साहब की कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, उनके जो विरोधी लोग हैं उनको आप लोग स्थापित करने में लगे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है। आजम खान साहब मुरादाबाद की सांसद जो जेल में रहते हुए आजम खान साहब ने उनका टिकट कराया और वो सांसद है, तो आजम खान साहब का रुतबा कम थोड़ी हुआ है। नहीं, जो नदवी साहब हैं उनको नहीं, आजम खान साहब ने किसी कारण से वो प्रत्याशी देने से मना कर दिया था। पहले उनसे ही पूछा गया था, अखिलेश जी ने पूछा बाकायदा के बताएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तो वो नदवी साहब को लड़वा दिया। अभी नसीमुद्दीन साहब की एंट्री हुई है समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस से आप उनको अपने खेमे में लेकर आए हैं। क्या आजम खान की कमी को पूरा करने के लिए नसीमुद्दीन जैसे चेहरे को आप लोग पार्टी में लेकर आए हैं? नहीं, हमारी पार्टी में हर समाज के नेता हैं, मुस्लिम समाज के भी 100 से ज़्यादा नेता पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। तो कोई एक नेता थोड़ी है, और हर ज़िले में बड़े बड़े नेता हैं। तो वो भी आए हैं, नसीमुद्दीन साहब भी आए हैं, वो भी अच्छे नेता, बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं। लेकिन आजम खान साहब की कमी पूर्ति करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। आजम खान साहब और वो दोनों मिलकर पार्टी की मदद करेंगे, पार्टी को सत्ता में लाना है। अच्छा भाटी जी, एक चीज़ मुझे और बताइए आप, जिस तरह से ओवैसी साहब की पार्टी है वो मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा वो टिकट देती है, उनके हकों की बात करती है, और जिन राज्यों में जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की रहबर बनकर उभरी है, वो आरोप लगाते हैं कि भाई
अपना नेतृत्व मजबूत करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए मुसलमानों का समाजवादी पार्टी साथ देती है, लेकिन जब उनको कुछ देने की बात आती है, एडजस्टमेंट करने की बात आती है, तो उनको अधूरा वो छोड़ देती है। तो ऐसे में ओवैसी की पार्टी आप लोगों को उत्तर प्रदेश में कितना डेंट दे सकती है, और क्या ओवैसी भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं? क्योंकि 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कि कई सीटों पर ओवैसी ने आपको डिस्टर्ब किया, मुस्लिम वोट का बंटवारा, सीधा समाजवादी पार्टी का नुकसान। नहीं, 2022 में ओवैसी जी की पार्टी को AIMI को 0.5% कुछ वोट मिला था, 0.59 शायद इतना वोट मिला था। तो उससे क्या डेंट होगा? ½ % वोट लगभग मिला। AIMIM और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों सांप्रदायिक पार्टी हैं। एक हिंदू सांप्रदायिकता को उभारती है, एक मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारती है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि कट्टरता हर किसी की खराब होती है, सांप्रदायिकता हर किसी की खराब होती है। हिंदू सांप्रदायिकता खराब है तो मुस्लिम सांप्रदायिकता भी खराब है। हमें भाईचारे की बात करनी चाहिए, उदारता की बात करनी चाहिए। और ये जो सांप्रदायिकताएं एक दूसरे की खुराक भी होते हैं। जब उधर से ओवैसी साहब कुछ बोलते हैं हिंदुओं के खिलाफ तो उससे बीजेपी को लाभ होता है, जब इधर से बीजेपी बोलती है मुसलमानों के खिलाफ तो उधर से ओबीसी को लाभ होता है। तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह बोलते हैं। तो हमें ओवैसी की पार्टी से ना तो कोई खतरा है, ना कोई उत्तर प्रदेश में वो इतनी बड़ी ताकत है। और हमारा संविधान सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी देता है, चुनाव कोई भी लड़े। अच्छा भाटी जी, एक सवाल समाजवादी पार्टी के परिवार की मैं करता हूँ। कुछ लोग सोशल मीडिया पर और भाजपा नेता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, शिवपाल जी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं अखिलेश जी के, इन पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? शिवपाल यादव जी से अखिलेश जी के बहुत मधुर संबंध हैं। शिवपाल यादव जी पार्टी के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। उनके बेटे सांसद हैं पार्टी के, और वो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका 27 के चुनाव में रहने वाली है। ये सब इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती रहती हैं, कोई मतभेद नहीं है, पूरी पार्टी एकजुट है। एक ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की राजनीति में भले ही उनकी अभी सीटें कम हैं, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा माना जाता है। प्रभाव इसलिए माना जाता है क्योंकि आजकल वो बयान बड़े शानदार देते हैं, वायरल हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो लगातार आग उगल रहे हैं। उनका एक बयान मेरे पास आया है। उनका आरोप है कि सपा का नारा है वोट हमारा राज तुम्हारा, यानी सत्ता की मलाई सिर्फ यादवों ने खाई। इस गंभीर आरोप का ये तर्क देते हैं, आपका क्या इस पर कहना है? नहीं, अगर सत्ता की मलाई यादवों ने खाई थी तो ये तो 12 से 17 तक खाई होगी। उसके बाद तो राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मिलकर लड़े हैं। अभी तो कोई मलाई समाजवादी पार्टी को मिली नहीं है। तो उनका ये बयान खुद ही निराधार सिद्ध हो जाता है कि वो अवसरवादी व्यक्ति हैं, अवसर देख के बयान देते रहते हैं। बीजेपी को खुश करने के लिए बयान दे रहे होंगे, कुछ हासिल करना होगा। अवसरवादी शब्द से मुझे याद आया, वो मोदी जी को, अमित शाह जी को और योगी जी को बड़ा बुरा भला कहते थे और भाजपा में चले गए। लेकिन 27 में अगर ओम प्रकाश राजभर को लगा कि भाई यहाँ तो पीडीए का जादू ज़मीन ज़मीन पर चल रहा है, और फिर वो 27 में समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर आएंगे, तो क्या आप उनको अपने घर में एंट्री देंगे, या ऐसे नेताओं की सपा में कोई जगह नहीं है? इस तरह के निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लेते हैं, ये तो वही बता पाएंगे। बाकी राजभर का मुझे याद है 22 के चुनाव में तो वो गाना गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। हाँ। वो कहते थे इसे योगी को जो मठ में भेज के छोड़ूंगा। तो वो तो बदलते रहते हैं, उनका कोई ज़्यादा। मायावती की पार्टी भाटी जी अब पहले जैसी नहीं रही है। मायावती का वोट जो है वो अब लगातार दूसरी पार्टियों पर शिफ्ट हो रहा है, और मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी खुद दलित वोट पर अब वो काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में दलित और ख़ासतौर पर जो जाटव वोट बैंक है उसको आप जोड़ पाएंगे? जिस तरह से आप गुजरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस तरह से दलितों को भी जोड़ने का आपको काम करना चाहिए। एक चंद्रशेखर हैं जो सांसद हैं, उनकी पार्टी भी दलितों में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। क्या उनके साथ भी किसी तरह का कोई गठबंधन करने की योजना है? देखिए, मैं ये मानता हूँ, एक राजनीतिक विद्यार्थी होने के नाते जब मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पे थोड़ा दृष्टिपात करता हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मैं गलत हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि ब्राह्मण के बाद ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग रहा है, पुराने समय से शिक्षित रहे हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 ही जातियाँ और ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। अच्छा। जो सबसे ज़्यादा जागरूक और मतलब क्या कहेंगे उसे, सचेत हैं, यादव और जाटव।
ठीक है जी। जाटव बहुत जागरूक समाज है और जाटवों में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनका शिक्षा भी उनमें काफ़ी अब हो गई है। तो जाटव समाज अपने जागरूकता के कारण इस बात को समझ रहा है कि अब बीएसपी हमारी लड़ाई नहीं लड़ रही है, हमारी लड़ाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो जाटव समाज के काफ़ी पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग पिछले 2 साल में बहुत लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और बहुजन समाज पार्टी के लगभग आधे नेता समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं और उनका वोट बैंक भी धीरे धीरे इधर आ रहा है। 24 में हमें काफ़ी वोट मिले जाटव समाज के, इस बार मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा वोट मिलेगा और जाटव समाज की जागरूकता के कारण समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। जो चंद्रशेखर आजकल जाटव वोट बैंक को खुश करने में लगे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से युवाओं में उनका क्रेज़ है, उनको आपको साथ लेना चाहिए अपने? वो तो वही जवाब है मेरा तो कि इस बारे में तो अखिलेश जी फैसला लेंगे, लेकिन चंद्रशेखर अभी ज़्यादा विस्तार दे नहीं पाए पार्टी को, कुछ जिलों में ही उनका असर है। संजय निषाद, राजभर, इसके अलावा जयंत चौधरी, कई छोटी पार्टियां पहले समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से उन्होंने किनारा कर लिया है। आपको लगता है कि क्या अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी उन लोगों को सम्मान नहीं दे पाती, इसलिए वो छिटक कर चले जाते हैं, या वो अवसरवादी हैं, जहां सत्ता वहां वो तख्त बिछा लेते हैं? नहीं, जयंत चौधरी को जितना सम्मान दिया इससे ज़्यादा सम्मान उन्हें क्या मिला? बीजेपी ने उन्हें क्या दे दिया? जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी के विधायकों के वोट से राज्यसभा में भेजा अखिलेश जी ने और उनके 9 विधायक समाजवादी पार्टी के सहयोग से बने। उनकी जो पार्टी मृतप्राय थी, जो जीरो हो गई थी, एक भी विधायक नहीं था, उस पार्टी को दोबारा पुनर्जीवित किया। तो जयंत चौधरी अगर साथ छोड़ के गए तो अखिलेश जी की वजह से थोड़ी गए, वो अपने लालच की वजह से गए। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में मंत्री बनाने का लालच दिया और वो पीठ में छुरा भोंक के चले गए। तो ये तो जवाब जयंत जी को देना है। अखिलेश जी ने तो कुछ खराब किया नहीं उनके साथ, अखिलेश जी तो बराबर सम्मान दे रहे थे। अगर दोबारा वो उनके दरवाजे पर आएंगे फिर आपका वही जवाब होगा कि उनका वोट बैंक उनके इस निर्णय से नाराज, जो जयंत चौधरी का आरएलडी का जो मूल वोट बैंक है जाट समाज, वो उनके इस निर्णय से बहुत नाराज था और उस समाज से, उस वोट बैंक से जो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, असली अनुयायी हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ हैं, तो वो उनसे छिटक गए हैं। और आपने देखा कि हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर में चुनाव जीते हैं, जो इनका गढ़ रहा आरएलडी का, तो ये इसी वजह से हुआ। और मैं समझता हूँ कि अब उनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, वोट बैंक अपना आप ही समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएगा। अच्छा भाटी जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर? क्योंकि जिस तरह से तमिलनाडु में स्टालिन का साथ कांग्रेस ने छोड़ा है, अखिलेश यादव जी ने ममता जी के साथ मिलकर एक ट्वीट किया, आपने पढ़ा होगा, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है कि कांग्रेस को वहाँ पर साथ नहीं छोड़ना चाहिए था स्टालिन का? नहीं, असल में साथ कांग्रेस ने छोड़ा भी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आई है, क्योंकि वहाँ जो विजय की पार्टी को सीटें कम पड़ रही थी, वो संवैधानिक संकट पैदा हो रहा था, तो उन्होंने ये सही कदम उठाया कि हम उन्हें समर्थन दे देंगे। और उन्होंने कहा भी है कि इसका मतलब स्टालिन का साथ छोड़ना नहीं है। और हमारे नेता का जहाँ तक सवाल है, जो कांग्रेस के गठबंधन की आप बात पूछ रहे हैं, तो अखिलेश जी का तो स्पष्ट कहना है कि हम किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, कोई हमारा साथ छोड़ के चला जाए तो चला जाए। तो हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस हमारे साथ मिलकर लड़े और जो इंडिया गठबंधन है वो 27 के चुनाव में जारी रहे। अच्छा भाटी जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। अखिलेश यादव जी फतेहपुर शायद था वो जगह, वहाँ पर एक चाय वाले के उन्होंने चाय पी, उसके यहाँ अगले दिन खाद्य विभाग का छापा पड़ गया। अंबेडकर जयंती पे एक दलित समाज की लड़की ने उनको कुछ प्रसाद खिलाया, तो उसके घर में कुछ कार्रवाई हो गई, उसके पिताजी का डिमोशन कर दिया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये भी बदले की राजनीति है या इत्तेफाक है? ये मैं इस तरह देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से कितनी भयभीत है कि उन्हें चाय भी पिला दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, कोई उन्हें खाना खिला दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों से नेता का जनाधार बढ़ता है, घटता नहीं है। ये बीजेपी इस तरह की कार्रवाई करके अपना नुकसान कर रही है और हमारी पार्टी का फायदा कर रही है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो आईपैक है, जो पश्चिम बंगाल में एक एजेंसी थी, उससे अखिलेश जी ने नाता क्यों तोड़ दिया? ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल से पैसा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आ रहा था आईपैक को, और एजेंसियों के रडार पर समाजवादी पार्टी ना आ जाए, इसलिए आईपैक से नाता तोड़ दिया आप लोगों ने।
नहीं, ये तो बेसिर पैर की बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं नहीं, ये बहुत गोपनीय होती हैं। कौन सी एजेंसी काम कर रही है, वो क्या कर रही है। सर्वे जो होते हैं पार्टियों के, अगर वो सर्वे ओपन हो जाए तो सर्वे ही नहीं रह जाता, फिर वो एकदम गोपनीय तरीके से होते हैं। तो वो जो भी फैसला हमारे अध्यक्ष जी ने लिया है वो पार्टी हित में सोच समझ के लिया होगा, उसके कारण बाहर आने भी नहीं चाहिए। उसका कारण हम, अगर पहली बात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता भी होता तो मैं बताना नहीं चाहता उसे क्योंकि ये चीज़ें गोपनीय होती हैं। अखिलेश जी आए दिन ये बयान देते हैं कि डिप्टी सीएम को वो बार बार ऑफर देते हैं कि 100 एमएलए लाओ और सीएम बन जाओ। तो ईमानदार से बताइए भाटी जी, इस पर्दे के पीछे भाजपा नेताओं से वाकई आपकी कुछ बात चल रही है? कुछ पर्दे के पीछे की भी सियासत थोड़ी सी नहीं, ये तो अखिलेश जी का व्यंग होता है, क्योंकि ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की दौड़ में है। ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिल्ली वाले इन्हें हटाएंगे योगी जी को और इनका नंबर आ जाएगा। तो अखिलेश जी मजे लेते हैं उनके, जो व्यंग करते हैं उन पर कि 100 विधायक लाओ और हम बना देंगे तुम्हें। अच्छा, आपको लगता है कि योगी जी से मजबूत मुख्यमंत्री को भाजपा हटा पाएगी, या ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों के सब्जबाग हैं, केवल सपने देख रहे हैं? नहीं, मेरी नज़र में तो योगी जी कोई मजबूत मुख्यमंत्री नहीं है। और योगी जी, आपको तो जानकारी होगी, आप पुराने पत्रकार हैं, योगी जी ना तो आरएसएस कैडर के हैं ना बीजेपी कैडर के हैं। योगी जी तो अपना अलग संगठन चलाते थे, हिंदू युवा वाहिनी, और इन्होंने तो हिंदू युवा वाहिनी के प्रत्याशी तक भी लड़ाए थे बीजेपी के खिलाफ। मेरे ख्याल से शायद 7 के चुनाव में लड़ा, 7 में या 12 में इन्होंने प्रत्याशी लड़ाए थे। तो ये ना तो बीजेपी कैडर के हैं और ना ये कोई बहुत ज़्यादा मजबूत है। सत्ता में तो जो कुर्सी पे बैठा होता है इतनी देर तो मजबूत रहता ही है, जिस दिन हटा देंगे जीरो हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है, ना इनका कोई विशेष जनाधार है, ना कोई विशेष इनका वो है कैडर है। लेकिन आजकल तो बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि जिस भी प्रदेश में डिमांड चुनाव होते हैं, योगी जी की डिमांड नंबर 1 पर है। पश्चिम बंगाल में गए तो शुभेंदु अधिकारी एकदम दंडवत हो गए मंच पर। वहाँ जाकर योगी जी करते क्या हैं? जहाँ बुलाए जाते हैं वहाँ जाकर करते क्या हैं? हनुमान, अली, बजरंग बली, 80, 20, बुलडोजर, ऑपरेशन लंगड़ा, सब गैर संवैधानिक और वो ऐसी बातें कहते हैं भ्रम पैदा करने वाली और गुटबाजी पैदा करने वाली। नारा तो देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और बांटने का ही काम करते रहते हैं लगातार। जिस प्रदेश में जाते हैं वहीं नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो मैं तो मानता नहीं, ये उत्तेजना फैलाने वाले बातें हैं, ताली बजवा देती हैं, लेकिन कालांतर में जाकर इनका नुकसान होता है। लेकिन जनता की फौरी तौर पर वो नब्ज तो समझ रहे हैं ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी तो है थोड़ी बहुत, नहीं सुधरी? नहीं, कतई नहीं सुधरी। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और ख़राब हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन में एक केस हो जाता था, बदायूं में हुआ था शायद, जो लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था, पेड़ पर लटक गई थी। वो योगी जी की सरकार में हुआ था? नहीं, हमारे शासन में। तो वो 1 हफ्ता तक खबर चलती थी, एक ही खबर, पूरे 5 साल में एक खबर नजर आती है बस। और अब रोजाना ऐसी खबरें हो रही हैं, रोजाना खबरें आ रही हैं कि वहाँ लड़की ने सुसाइड कर लिया, वहाँ उसने कर लिया। मेरठ में क्या हुआ, लड़की को उठा के ले जा रहे थे, माँ ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। अभी इसमें जो है, जो घटना हुई है कि लड़की की हत्या कर दी और उससे मिलने जा रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, तो उसमें पथराव कर दिया बीजेपी के लोगों ने। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है कोई? और जो ये मुठभेड़ का दावा करते हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने आंकड़े दिए हैं, उसमें लगभग योगी जी के शासन में 3 मुठभेड़ रोजाना हुई हैं। तो मुठभेड़ तो तब होती है नहीं जब पहला अपराधी गोली चलाता पुलिस के ऊपर, तभी तो बदले में पुलिस गोली चलाती है। तो अगर 3 अपराधी रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं तो इसे कानून व्यवस्था कहेंगे क्या? ये तो जंगल राज है। इतनी खराब स्थिति है। दंगे तो राजकुमार जी आपकी सरकार में ज़्यादा हुए, मुजफ्फरनगर दंगा, सहारनपुर दंगा, शाहजहाँपुर, बरेली। योगी सरकार में आप मुझे एक दंगा बता दीजिए। एक मुजफ्फरनगर योगी सरकार में, योगी सरकार में दंगे नहीं हुए? बताइए कौन सा दंगा? अरे अच्छा, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हो गई थी, वो क्या था? वहाँ कासगंज में उस लड़के की, अग्रवाल की हत्या हुई, वो क्या था? और अभी जो है आगजनी हुई है पीछे, कौन से ज़िले में हुई थी? ये तो उस समय तो क्या था कि दंगा ही दंगा करते थे, सरकार रोकने की कोशिश करती थी। अब तो सरकार दंगे करा रही है, सरकार खुद दंगे करा रही है। तो
दंगे तो अब ज़्यादा हुए हैं, और जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो तनाव है वो इस सरकार ने ज़्यादा बढ़ाया है, दूरियां बढ़ी हैं और सांप्रदायिकता बढ़ी है। तो ये तो राजकुमार जी, क्या आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 2022 में शायद आपकी 111 सीटें आई थी विधानसभा में। 2027 में जो जादुई आंकड़ा है मेरे ख्याल से 202 के आसपास है। तो ये 90 से 100 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर कहाँ से लेके आएगी? पश्चिम से, अवध से, पूर्वांचल से, रोहिलखंड से, कहाँ से आप ये सीटें जीतेंगे? हर जिले में हमारी सीट बढ़ेगी, हर जिले में। हम 204 मत की नहीं है, हम 350 से ऊपर जाएंगे। अब की बार 350 350 ये नारा बोलेंगे आप? 350 पर पहुंचेंगे हम। बीजेपी 50 के आसपास सिमट जाएगी। बीजेपी 2012 में भी 47 सीट पर रुक गई थी। 2012 में बीजेपी को 47 सीटें मिली थी और 15% वोट मिला था मात्र, और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी बीजेपी की। वो उसी हालत में बीजेपी पहुंच जाएगी इस बार। अच्छा भाटी जी, कोई भी सरकार होती है उसके 5 कुछ अच्छे काम तो होते ही होंगे। चलो, बुरे काम तो आपने बहुत सारे बता दिए। योगी सरकार के कम से कम 5 अच्छे काम तो आप बता दीजिए, एज ए प्रोफेसर ही बता दीजिए। याद नहीं पड़ता कुछ क्या योगी जी ने कुछ अच्छा काम किया हो। वैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक काम ऐसा हुआ जिस पर थोड़ी सी तारीफ की जा सकती है, इनकी थोड़ी सी तारीफ, सड़कें बनी हैं, ठीक है नहीं, देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने 2 एक्सप्रेसवे ये बनाए हैं। हालांकि उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है, जगह जगह गड्ढे हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आपने देखा होगा कि कई जगह गाड़ी पलट गई, मरम्मत चलती रहती है लगातार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आज भी आप जाइए, पानी का गिलास भर के रख दो सीट पे, लखनऊ तक जू का तू चला जाएगा, कहीं पानी बिखरेगा नहीं। इनकी सड़कों पे हिचकोले खाते हुए गाड़ी चलती हैं। तो खैर गुणवत्ता खराब है, लेकिन सड़क तो बनी है, तो ये इस काम की तारीफ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी बहुत आया है ना, इन्वेस्टमेंट फर्जीवाड़ा है। एयरपोर्ट को आप योगी जी ने देखिए उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया, जिनमें से 6 बंद हो चुके हैं, और उनमें पब्लिक के धन का दुरुपयोग, मतलब वेस्टेज हुई है, वो धन अपव्यय हुआ है। क्यों बंद हो गए 6 एयरपोर्ट, ये मोदी जी से और योगी जी से पूछा जाना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट का ये फर्जी आंकड़े देते हैं। जो इन्होंने इन्वेस्टर समिट की थी, उसमें कहा था 40 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। 40 लाख करोड़ के MOU पे 1 लाख करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अब सरकार जाने वाली है, लास्ट समय चल रहा है। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट में माहिर हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 17 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बनाया कृषक समृद्धि आयोग, और ये दावा किया कि ये आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और इससे किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपको आश्चर्य होगा, शायद आपने कोई रिसर्च ना की हो इस बारे में, कृषक समृद्धि आयोग की एक मीटिंग तक नहीं हुई, कभी एक भी मीटिंग नहीं हुई, और वो कहाँ गया किसी को पता नहीं है। उस समय अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए थे पूरे पेज के, और न्यूज में भी हेडलाइन बनी थी कि योगी जी किसानों की काया पलट देंगे और ये वो कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं ये। एक बार घोषणा कर देंगे और फिर वो घोषणा कहाँ गुम हो जाएगी किसी को पता ही नहीं चलता। वो इन्वेस्टमेंट का हाल है। इन्वेस्टमेंट में हाय हल्ला खूब किया गया कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, और उस पर इन्वेस्टर समिट की मैं ही इतना पैसा खर्च कर दिया, उसमें ही घोटाले हुए। और इन्वेस्टर समिट का जो मुखिया था क्या नाम था उनका, वो खुद ही फरार हो गया, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। अच्छा भाटी जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। एक समय था जब RLD के खिलाफ भाजपा नेताओं ने बड़ा अभियान चलाया, और जाटों को अपने साथ रखने के लिए बड़े बड़े जाट लीडरशिप यहाँ डेवलप की गई, चाहे सत्यपाल सिंह हो, संजीव बालियान हो, और बहुत सारे बड़े जाट नेताओं की फौज तैयार की गई। लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी भाजपा में आए तो भाजपा ने जाट लीडरशिप पर काम करना बंद कर दिया। अब जितने भी भाजपा के जाट नेता हैं वो भाजपा से बड़े नाराज़ हैं। तो क्या इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से जो जातियाँ राजनीति में थोड़ा वर्चस्व रखती थी, अलग अलग स्टेट में प्लानिंग करके उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार में यादवों को राजनीति में ख़त्म किया या करने का प्रयास किया।
राजस्थान में गुर्जर और मीणाओं को आपस में लड़ा दिया, हरियाणा में जाटों का दमन किया, वहाँ जाट एंटी जाट मूवमेंट खड़ा किया, एंटी जाट पॉलिटिक्स खड़ी कर दी, गुजरात में पटेलों को पीछे धकेलने का काम किया, महाराष्ट्र में मराठाओं को पीछे धकेलने का काम किया। तो ये तो इनकी पॉलिसी है कि ये जातियों को आपस में लड़ाने का और उन्हें उठापटक करने का काम करते हैं। तो पश्चिम में भी ये हो सकता है इनकी एजेंडा में ये हो कि जाट पॉलिटिक्स को ख़त्म करना। मैंने इस बारे में कुछ अभी कोई मेरे पास आंकड़े या कोई वो नहीं है, लेकिन आपके सवाल से मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है इनकी ऐसी प्लानिंग हो। तो आप लोग ही अपनी प्लानिंग शुरू कर दीजिए, गुजर के बाद आप जाट नेताओं को प्रमोट करिए। नहीं, जाट हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं, जाट समाज के बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और जाट इस बार काफ़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, ऐसा नहीं है कि। और गुजर जाट तो पश्चिम में बिल्कुल ऐसे मिले हुए हैं जैसे दूध और पानी। गुजर जाट की एक ही कल्चर है, दोनों एक ही पेशा है उनका, खेती पशुपालन, और मिलजुल के रहते हैं, एक ही हुक्का पीते हैं। ये आपको पता नहीं, हमारे देश में जैसे जातियों के हुक्का होते हैं अलग अलग, एक जाति दूसरी जाति का हुक्का नहीं पीती, लेकिन गुजर और जाट का एक ही हुक्का है, तो मिलजुल के रहते हैं। चलो राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, प्रखर प्रवक्ता, बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता, उनकी बात आपने सुनी, और आज उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाई वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया पर और जो बीजेपी का आईटी सेल है वो उनकी छवि को धूमिल करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो जो ड्रेस वाले बाबा है वो उनके खिलाफ है, जो चमत्कार वाले बाबा है वो उनके खिलाफ है। इसके अलावा इस्लाम की भी उन्होंने बातें कही, जो चीज़ इस्लाम के खिलाफ है वो उसको बिल्कुल वो भी उसके खिलाफ है। वो किसी तांत्रिक, जादू टोना या ताबीज मदरसा में जो गलत चीज़ें होती हैं वो उसको प्रमोट नहीं करते। एक महत्वपूर्ण बात राजकुमार जी ने ये कही कि अखिलेश यादव भी टोटके में विश्वास नहीं रखते। अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो वो अखिलेश यादव को गौतम बुद्ध नगर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इंतजार करते हैं 2027 के नतीजों का और अखिलेश यादव के नोएडा आने का। बहुत बहुत धन्यवाद।